ओके चलिए फिर बात करेंगे मार्केट की। लार्जली पॉजिटिव सेशन है आज। लार्जली इसलिए कह रहा हूँ कि बीच बीच में डिप्स आ रही है मार्केट में, लेकिन हर डिप पर बाइंग आ रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, एक डिप सुबह खुलते ही आई, एक डिप नोन में के करीब आई और वो बड़ी डिप थी, वहाँ पर भी बाइंग आई। अब एक और थर्ड डिप आ रही है, देखते हैं यहाँ पर भी फिर बाइंग आ रही है नहीं, लेकिन टेक्सचर ऐसा ही है मार्केट का कि पॉजिटिव मोड के साथ थोड़ा सा कंसोलिडेशन। और एक दो चीज़ें हुई हैं आज। फर्स्ट टाइम 47,500 क्रॉस हुआ है बैंक निफ्टी पर, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है उस 48,000 टू 50,000 के उस पड़ाव की तरफ। और आज मिड कैप्स में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी इनफैक्ट अच्छी आउट परफॉर्मेंस है आज। एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 2:1 का। तो ठीक है, मार्केट में पैसा बना है और मिड कैप में ज़्यादा कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं है। लार्ज कैप में थोड़ी वॉलेटिलिटी है आज, मिड कैप ठीक ठाक रहे हैं आज पूरे दिन में। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ये है अब तक के बाजार की तस्वीर। यूएस में जो आज का सेशन होगा शाम का, इंडिकेशंस हैं कि फ्लैट से 1/4% दबाव। ये यूएस के फ्यूचर इस समय के समीकरण जो दिखा रहे हैं वो मेंशन कर रहा हूं। फ्लैट से 1/4% के आसपास के हल्के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। पर हाँ, वोलेटाइल सेशन। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आज सुबह फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस थे। एज वी स्पीक हम फ्लैट है निफ्टी पे, लेकिन इस बीच इंटरेस्टिंग मूव्स थे। ये निफ्टी एक समय 50 पॉइंट नीचे और हमने 50-60 पॉइंट ऊपर भी आता हुआ देखा, तो वॉलेटिलिटी काफी। और आप जो कह रहे थे ना, पहले निफ्टी पे आता हूं। ये नीचे के लेवल्स पे बाइंग के लास्ट वीक भी 2 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद जो आखिरी के 3 ट्रेडिंग सेशन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हाईलाइट था। रेंज में फंसे हुए लोअर लेवल्स पे बाइंग, वो सब देखने को मिला। तो बेसिकली कंसोलिडेशन, और शायद इसे ऐसा पुट अक्रॉस करूं कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज को डैमेज हो नहीं रहा। बिल्कुल आशीष, देखिए अभी क्या है इशू मार्केट में। मैं एक बार चेक कर रहा था कि हमारा मूविंग एवरेजेस कहाँ तक आ गए हैं। मतलब अगर आप मार्केट में देखेंगे, क्योंकि इतनी मार्केट जो बढ़ चुकी है, तो उसमें मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए निफ्टी का फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मार्केट, और अगर निफ्टी का मैं रिसेंट अगर मूविंग एवरेजेस देखूँ, डेली मूविंग एवरेजेस, निफ्टी की 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब करीब 20,622 पर। अब इसका कमाल क्या है, अभी जरूरी नहीं कि मार्केट 20,622 तक करेक्ट करे। यही 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल हो जाएगी 20,700 समथिंग, फिर परसों हो जाएगी 20,800 समथिंग। और अगर 3-4 दिन तक अगर मार्केट कहीं नहीं गया, तो अगर मार्केट उसी तरीके से भागता रहा, तो ये फिर इशू हो जाएगा। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप रहें यहीं पर करीब 21,000 पर, 3-4 दिन स्पेंड कर लें 21,000 पर, तब तक आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो मूव अप होकर हो जाएगा करीब करीब 20,850, 20,900 तक। तो वो एक तरीका होता है मार्केट को एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन, एक टाइम करेक्शन के लिए। मार्केट में 2 तरीके करेक्शन होते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन, एक टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन ये होता है जिसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस भी ऊपर 20,150 से 20,200 की रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ऑप्शंस का भी सबसे बड़ा बेस है। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो अच्छी हुई है, लेकिन आज का लो फिर भी कल के लो से बेटर है, फ्राइडे के लो से। फ्राइडे का लो हमने लगातार दिखाया था, 3 दिन से सेम लो बन रहा था 20,850, आज का लो 20,923। तो एक तरीका अब ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो 20,923 अपना नया स्टॉप लॉस बना लें। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आप पोजिशनल ट्रेड में 20,850 का ही स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि वो 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए उसको बना के रखें अगर आपको 22,000 के लिए मार्केट को अप्रोच करना है तो, और वहाँ पर स्टॉप लॉस ले आएँ। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक जो मूव शुरू हुआ है, बड़ा मूव, उसमें एक पार्ट प्ले आउट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि अगर 46,800 से 47,000 के बीच तक के लेवल कभी भी मिल जाएं आपको, वो बाय जोन होंगे। वैसे सपोर्ट है 47,000 टू 47,200, कुछ आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ 46,800 टू 47,000 पे ले सकते हैं। एज लॉन्ग एज 46,500 होल्ड कर रहा है ये मार्केट में, अब 50,000 की तैयारी है। थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 47,500 टू 47,800 पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी है, लेकिन ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उससे पहले थोड़ी सी हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी आए लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये बैंक निफ्टी 70-80 पॉइंट गिरा था, और ये जो शुरुआती ट्रेड में वो दिख नहीं रहा आपको, लाल में चला गया था। शुरुआत में बढ़िया बेहतर शुरुआत हुई थी विज़ावी निफ्टी। निफ्टी फ्लैट था, ये पॉकेट आधा % ऊपर खुली थी, अचानक प्रेशर बना, ऐसा लगा प्रॉफिट टेकिंग सीरियस, और वो 75 पॉइंट लाल में ले गई थी। उसके बाद सॉलिड रिकवरी और 325 पॉइंट तक का उछाल। अब वापस ठंडा पड़ा है। ठंडा क्या, उसके बाद से लार्जली कंसोलिडेट हो रहा है 110 पॉइंट के उछाल के साथ। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा प्लीज। देखिए निफ्टी बैंक का क्या इंटरेस्टिंग इंपैक्ट है। आईसीआईसीआई बैंक
टॉप कंट्रीब्यूटर के तौर पे, और उधर एक्सिस बैंक में तो प्रेशर बन रहा है, वन ऑफ द टॉप वो स्टॉक्स हैं जो निगेटिवली दिक्कत कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज तो खैर अपना प्राइस एक्शन के चलते आज इन सब स्टॉक्स पे आज रिविजिट करेंगे। कमाई के अड्डे में बहुत सारे इसी तरह के स्टॉक्स पे बातचीत भी होनी है। पहले दिखाता हूं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से। तेजी का मूड है थोड़ा बहुत, तो डायरेक्टर साहब आई एम श्योर शुरू करेंगे तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। डायरेक्टर साहब दिखाएंगे क्या कौन कौन से स्टॉक आपने चुने हैं या प्रोड्यूसर साहब ने चुन रखे हैं, और कोशिश होगी इस शो के दौरान अगले 1.5 घंटे की प्रोग्रामिंग में इनमें से ज्यादा स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत भी करेंगे। अदानी इंटरप्राइजेज, आज सुबह ही चर्चा हो रही थी कि थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है ये पैक, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, चल गया भाई साहब 1.5% अदानी इंटरप्राइजेज अब हरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यूपीएल, आज सुबह एक्सपर्ट्स ने पिक भी करा था। यूपीएल और कोल इंडिया, आपको याद होगा शुरुआती ट्रेड्स में मोमेंटम पकड़ गए थे, वो मोमेंटम यूपीएल का इंटैक्ट है। 2% उछाल के साथ यूपीएल इस समय कामकाज करता हुआ। तमाम सरकारी कंपनीज एक्शन में थी। ओएनजीसी आज सुबह पहला सौदा में पिक के तौर पे भी आया था, 2.25% इस समय मजबूत, इवन 10 के दमदार ट्रेड्स में भी ट्रेडिंग आइडिया था। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% के उछाल के साथ आज कामकाज करता हुआ। ये सब वो इंडेक्स के तेजी वाले स्टॉक्स हैं। इनके अलावा वायदा में कहां एक्शन है। जीएमआर एयरपोर्ट्स हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, 7% ऊपर फ्राइडे के उस इंट्राडे रिकवरी, और उसके बाद 11% ऊपर गया था, उसके ऊपर 7% तेज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज सुबह मेंशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, मेरे ख्याल से इस पे भैती साहब से चर्चा भी हुई थी, पिक भी आया था, और अब 6% ऊपर डिक्सन, और हम लोगों ने उस पर डिटेल पे डिक्सन के धंधे पे चर्चा भी करी थी। पॉलीकैब 4.25% के उछाल के साथ ये स्टॉक फिर हरकत पे, 56-50 के जोन्स पर। और आरबीएल बैंक, सुबह जब बाजार मूड ठीक हो रहा था तो आरबीएल एक समय वायदा का टॉप गेनर भी था, अभी भी 4.25% के आसपास का उछाल। दबाव में क्या क्या है। डॉक्टर रेड्डीज इसीलिए कि बच्चूपल्ली यूनिट पे यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशन आपत्तियां सामने आई हैं, और आपत्तियां दिक्कत वाली हैं। डर है, वार्निंग लेटर की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर रेड्डी 5.5% दबाव। बीपीसीएल सुबह तो ठीक दिख रहा था, दिन के दौरान ठंडा पड़ा, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आई, और अब 1.5% दबाव में। न सिर्फ बीपीसीएल, इसका पीयर सेट ओएमसीज दिक्कत में है। एचपीसीएल 4-4.25% का दबाव। बहुत तेजी इन स्टॉक्स ने एंजॉय कर रखी है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, और सुबह जब डॉक्टर रेड्डी पिट रहा था तब हम मेंशन कर रहे थे फार्मा और हेल्थ केयर एज अ स्पेस, ध्यान रखिएगा, सब दबाव में। डॉक्टर लाल पैथलैब्स सुबह से प्रेशर में था, और अब 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। चलिए, ये है वो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, यानी कि तेजी और दबाव में जो खासतौर पर स्टॉक्स आ रहे हैं उनकी चर्चा। आपको आज के शो क्यू से अगले 1.5 घंटे एक्साइटिंग रखेंगे, तमाम तरह की बातचीत होती रहेगी इस प्रोग्रामिंग में। पहले टीजर दे देता हूं, सबसे पहले हमारा पैनल दिखाइएगा स्क्रीन पे। फंडामेंटल्स में शरद अवस्थी साहब, मानस, राजेश सतपुते, राजेश पालविया साहब, शिल्पा राउत, नीलेश जैन, ये सब होंगे अब आखिरी के 1.5 घंटे हमारी मदद के लिए। आज के कॉर्पोरेट स्कैन में करीब 2:20 पे कॉर्पोरेट स्कैन पे जाएंगे। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, वो बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी जिसका साउथ इंडिया में अच्छा खासा डोमिनेंस है, खबरों की झड़ी लगी हुई है। क्या चल रहा है, किस तरह का आउटलुक है, और खासतौर पे दक्षिण भारत की तस्वीर रियल एस्टेट स्पेस के लिहाज से कैसी है, इस कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल साहब से हम लोग करेंगे बातचीत। इसी में आगे एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, आज सुबह चर्चा हो रही थी, मझगांव डॉक को ओएनजीसी से एक बढ़िया, मेरे ख्याल से 1100-1150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। उस ऑर्डर पे बात करने के लिए मझगांव डॉक के डायरेक्टर कमांडर जसबीर सिंह साहब भी होंगे इसी प्रोग्राम में। आगे आज सुबह एक और इंटरेस्टिंग चर्चा, कोशिश ये होती है कि सुबह जो चर्चा उसको आगे बढ़ाया जाए। सुबह बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन था मुनाफे की तैयारी में कि अभी भी दमखम है बाजार की ऋतिक तो नाच ही नहीं रहे अभी तक। वो दिखाया भी था कि कैसे वो दिग्गज स्टॉक्स हेवी वेट्स बाजार के अभी भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, ठंडे हैं। तो सुमित से बोला था क्यों ना उसी पे थोड़ी जांच पड़ताल करी जाए, ऋतिक स्टॉक्स का डिस्कशन करें, समझेंगे ये अपने हाई से कितना करेक्टेड है, अपने पीयर सेट्स के मुकाबले वैल्यूएशंस कितने जस्ट और कितने आकर्षक नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम सबको पता चलेगा ऋतिक डांस करने लगा तो बाजार और मोमेंटम दिखाएगा। तो देखते हैं कितना रूम बचा है, कितना कंफर्ट है बाजार का, और एक्सपर्ट्स के साथ उन स्टॉक्स पे चर्चा भी कर लेंगे। आज की बिग मार्केट वॉइस, जहां पे कोशिश होती है कि बाजार की एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस को लाया जाए, उनसे समझा जाए वो लोग कैसे बाजार को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ
इक्विटीज हर्षा उपाध्याय साहब होंगे आज इस कड़ी में। यतिन को जोड़ लेंगे, वो डीलिंग रूम्स की सुगबुगाहट क्या है, डीलर्स कहां दाव लगा रहे हैं, उस पर यतिन से चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद तो खैर एक्सपर्ट्स अभी भी पिक देंगे, और उनसे रिक्वेस्ट कर रखी थी कि भाई शो के एंड में जाते जाते भी BTST STBT ट्रेड्स वो भी मेंशन करें। तो पिक्स का तड़का तो खैर अगले 1.5 घंटे कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आज खैर गाबा सर है नहीं हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा पैनल जुड़ गया है, उनसे कॉल्स लेते हैं। चलिए मानस, गुड आफ्टरनून। बताइए मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मेटल्स पे ध्यान है और जिंदल स्टील पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उससे पहले भी अगर आप देखिए तो 700 रुपए पे स्टॉक पे एक रेजिस्टेंस था। आज फाइनली 700 रुपए का एक रेजिस्टेंस रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 704 का स्टॉप लॉस लगा के जिंदल स्टील में खरीदारी करिए। 735 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 720 वाला कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए की स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं और 34 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर आज सुबह, अगर आप हमारे साथ जुड़े थे 10 के दमदार ट्रेड्स में, तो एक प्रेफर्ड पिक ये बना था उस समय, और तब से लेकर अब तक देखिए ऑलरेडी क्या तेजी बना ली है हमने, बढ़िया ट्रेड ग्रिप में है। और आज 2 बजे की प्रेफर्ड पिक्स में मानस फिर JSPL की बात कर रहे हैं, यानी कि और बढ़िया मुनाफे में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे तो 720 का कॉल भी JSPL का लिया जा सकता है। तो बढ़िया ट्रेड, सुबह से बढ़िया ट्रेड, अभी भी ग्रिप में। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। सतपुते साहब, आज दोपहर का पिक कौन सा पहला? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अनुज जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है LTI माइंट्री पे, एक क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5720 का, और टारगेट जो है उसे हम सेट करेंगे 5950 से लेकर 6000। मुझे लगता है यहाँ से कम 150-200 पॉइंट का एक अपस्विंग मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन LTI माइंट्री। ओके, बाय इन LTI माइंट्री। ये हो गई राजेश जी के पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ध्यान IT स्पेस से है, नौकरी इन्फो एज पे। इन्फो एज के फ्यूचर्स में हम बाय करेंगे। 4932 का प्राइस है, तो यहाँ पे 4890 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स ऑफ 5050 से 5100। आप यहाँ कोई 4900 के कॉल ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जो रफली 185 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 140 का एंड टारगेट्स ऑफ 220 से लेके 240। इन्फो एज आज सुबह चर्चा कर रहे थे हम। हाँ बिल्कुल। और गाबा सर नहीं थे कि गाबा सर के साथ ट्रेड राइड भी कर रखा था, लेकिन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा था क्यों इन्फो जो रडार पे। और देखिए सुबह चर्चा हुई थी पहला सौदा में, अब दिन के हाई 3.5% के उछाल के साथ खड़ा हुआ है, और ये आ गया शिल्पा जी का प्रिफर्ड ट्रेड। 4900 का कॉल लिया जा सकता है, या फिर 5050 5100 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच किया जा सकता है। नीलेश जी गुड आफ्टरनून। नीलेश जी, इस समय का प्रेफर्ड पिक आपका साहब। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी, अनुज जी, सभी को। जो स्टॉक हमारे डार पे आया है वो है कमिंस इंडिया। एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बना है, और काउंटर ने आज के सेशन में उस मेजर रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 6% से ज्यादा की OI का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। 1978 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, और ऊपरी स्तर पर 2000 का पहला टारगेट एंड 2025 का दूसरा टारगेट होगा। कमिंस इंडिया को खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 1950 का। ओके, कमिंस इंडिया, ये हो गई पिक। चलिए टेक्निकल कॉल्स हुई सारी, अब शरद जी को जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। शरद जी गुड आफ्टरनून, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस यहाँ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। कंपनी कुरियर कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज में देश की जानी मानी कंपनी है। इसके अलावा आप लगभग 85 गोडाउन्स हैं उनके ऑल ओवर इंडिया। ज्यादातर पिन्स को वो सपोर्ट करते हैं। 1000+ छोटी टायर 2 टायर 3 सिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है जहां वो और एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। और D2C में काफी स्ट्रॉन्ग CAGR रहनी चाहिए अगले 4 से 5 साल, 40-45% जैसी। तो उसका फायदा ब्लू डार्ट जैसी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कंपनीज को होना चाहिए। स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जिस तरीके की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट भी ओन करते हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे तेल की कीमतें नीचे आती हैं वो भी मार्जिन के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए।
और इंडस्ट्री वाइज हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, 3PL प्लेयर्स को काफी फायदा रहना चाहिए, ब्लू डार्ट को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि FY 25 में अर्निंग्स में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आना चाहिए, लगभग 225-230 के आसपास अर्निंग्स आनी चाहिए और 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांडेज, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, एयर कार्गो में लगभग 50% जैसी मार्केट शेयर है उनके पास और लैंड में भी लगभग 17-18% मार्केट शेयर है। तो हमें लगता है कंपनी एक रिनाउंड प्लेयर है और एस्टैब्लिश्ड है टेक्नोलॉजी से सब चीज में, तो मुझे लगता है उसका फायदा आने वाले समय में उनको मिलना चाहिए। तो 40 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए, तो 9,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ओके, ये है प्रिफर्ड पिक इस समय। ये आज सुबह खबरों में था, गैप अप के साथ उस खबरों के चलते शुरुआत हुई, थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन हमारा ये फंडामेंटल पिक है। आज सुबह वो 2 जहाज जिनको लीज पे ले रखा था उनको खरीदने की बोर्ड मंजूरी पे रिएक्शन था। 40 करोड़ रुपए वहां पे खर्च करने वाली थी ब्लू डार्ट। खैर, इस समय एक बढ़िया पिक्स। मानस ने JSPL पे दाव लगाने की बात करी है, लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, चाहे तो 720 का कॉल खरीद सकते हैं। सतपति साहब ने LTI माइंट्री खरीदने की बात करी है, हम 6000 तक के लक्ष्य को अब वहां पे अप्रोच कर रहे हैं। सब ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। शिल्पा राउत जी ने इन्फो एज पे खरीदारी करने की बात करी है, हम 5100 तक के इवेंचुअल टारगेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर चाहे तो 4900 का कॉल इन्फो एज का राइट किया जा सकता है। नीलेश ने कमेंस इंडिया पे बाय करा है, 1950 के स्टॉप के साथ तेजी का मूड है। और फाइनली अभी फंडामेंटली शरद अवस्थी साहब को ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पसंद आ रहा है। इन लेवल्स पे कोई भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने का मन बनाया जा सकता है। यह है इस समय के बढ़िया से प्रिफर्ड पिक्स। अब आइए जरा कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पे। प्रोड्यूसर साहब के वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक स्टॉक दिख रहा था, अल्ट्राटेक सीमेंट, बढ़िया लॉन्ग्स ऐड होते हुए, ओआई में बढ़िया उछाल है। सुबह से देखिए किस तरह का मूव अल्ट्राटेक सीमेंट डिलीवर कर रहा है। इस समय दिन के हाईज 2% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। शिल्पा जी, 9600 पे आ गया अल्ट्राटेक, कैसा लग रहा है, किस तरह की पोजिशनिंग है, क्या मन बन रहा है? जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक तो वन वे है। इनफैक्ट पूरा सीमेंट पैक भी आप देखेंगे तो पूरा सीमेंट पैक में भी बहुत ज़्यादा आज आउट परफॉर्मेंस है। रैंको सीमेंट, JK सीमेंट, एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग वेरी नाइस। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट्स डेफिनेटली 9800 के जोन्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे भी 9600 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 177 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 130 का मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स ऑफ 210 से लेकर 250 तक आपको आएगा। ओके, अल्ट्राटेक। चलिए एक बार जरा स्टॉक रिविजिट करते हैं, GMR एयरपोर्ट्स, और आज फिर 7% ऊपर। और सुबह डिस्कस किया था हमने इसको आशीष, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है इसमें। मानस, स्टैटिकली भी आपसे व्यू लूँगा एक, लेकिन शरद जी कोई व्यू आपका ये बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन करने के बाद जिस तरीके का मूव दिखा हमने यहाँ पर GMR में? देखिए लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं कर पाता, तो मैं बहुत डिटेल में कमेंट नहीं कर पाऊँ। मानस, आप चार्ट देखकर बताइए GMR एयरपोर्ट का, यहाँ पर और कितनी तेजी लग रही है? तो देखिए मॉर्निंग में भी आज GMR पे बात हुई थी और मैंने मेंशन किया था कि अब देखिए जो सबसे पहले जो अगर हम टारगेट सेट करें तो वो करीब करीब 78 के आते हैं और उसके ऊपर 84 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल हैं। मेरा मानना है कि अभी भी कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड बहुत बुलिश और वीकली चार्ट पे क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, तो कम से कम 84 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं GMR में। अच्छा आशीष, आज इसको ना बिग स्टॉक में सेलेक्ट करने का एक रीज़न था मेरा। एक्चुअली मैं फ्राइडे को उसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फ्राइडे को मैं छुट्टी पे था। हाँ। वो ब्लॉक डील हो गई थी फ्राइडे को। छुट्टी में आप थे, ऑफिस हाँ में मतलब थे, दिल्ली वाले। हाँ, दिल्ली वाले ऑफिस में था। तो क्या होता है इसमें, आज मुझे सुबह बहुत लोगों ने बोला कि अब हम लेट तो नहीं हो गए। इसमें क्या होता है ना, ये सवाल जो है ना बुल मार्केट में गलत होता है कि हम लेट तो नहीं हो गए, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स में जहाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर कोई बड़ा इन्वेस्टर चेक इन कर रहा है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर 59 पे चेक इन कर रहा है GQG, तो वो BTST के लिए नहीं किया है उसने। वो मान के चल रहा है कि यहाँ से 40 से 50% का मूव तो उसको चाहिए कम से कम, तभी उसने चेक इन किया है। तो ऐसे में एक अप्रोच ये होती है, फ्राइडे को हमको ऑलमोस्ट मार्केट टाइम पता चल गया था GQG ने लिया है। अगर आप फ्राइडे को भी चाहे तो ले सकते थे, तो GQG का एंट्री प्राइस है ना, उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए बेसिकली। ऐसे में ये इन स्टॉक्स में सिंपल अप्रोच होती है, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जो इस समय बस चलना शुरू हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा आपको एक वन वे विजिबिलिटी दिख रही है।
ये देखिए बार देखिए कितनी बड़ी ग्रीन बार बनी है, ये कितने दिनों के बाद ऐसी बड़ी ग्रीन बार बनी है। तो ऐसे में ना लेट वेट कुछ नहीं होता इन स्टॉक्स में, आपको हमेशा मौके मिलते हैं। और अब ये हर डिप पे बाय, ऐसा उस तरीके का स्टॉक बन चुका है अब ये। गजब है भाई साहब। GQG ने फ्राइडे सुबह लगाया 59 रुपीज पे दाव, 5% स्टेक खरीदा। 59 वाला फ्राइडे और मंडे, मतलब लिटरली एक सवा ट्रेडिंग सेशन में 73। अरे भाई साहब 22-25% के रिटर्न्स मिल गए उसको 24-38 घंटे में। इस तरह का मूव मिला है, इस तरह का फायदा होता हुआ। कोई बात नहीं, हमारा पैनल भी इसी तरह के स्टॉक्स ढूंढता रहेगा। आप लोग को भी ये दारोमदार है, GQG जैसे हमें भी बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज बताते रहना आप लोग। और अगर वैसे मैं ना आऊं तो आप लोग हाथ खड़ा करना, तो प्लीज हमारी कोई भी ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कोई ट्रेड ग्रिप में आ रहा है, हाथ उठा देना, तो टीम बता देगी, आई विल कम टू यू। खैर, कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स। डिक्सन टेक्नोलॉजीज सुबह चर्चा में आया, ये था प्रोड्यूसर साहब के वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का हिस्सा। 11-12% मेरे ख्याल से ओआई बिल्डअप। दिखाइए जरा। गजब 5-6% का मूव इस समय डिक्सन में, और लंबा चार्ट खोलिएगा, क्या गजब का मूव आ रहा है। और खास तौर पे जब इसने वो नया प्लांट इनॉग्रेशन की खबर दी थी, अश्विनी वैष्णव साहब ने वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट शाओमी के लिए जो इसने डाला था, उसके बाद से तो इसने पलट के देखा ही नहीं। गजब का एक्यूमुलेशन स्टॉक में चले ही चले जा रहा है। नीलेश, जरा देख के बताइए पोजीशनिंग, आप लोग क्या करोगे? 6300 पे क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल आशीष, देखिए व्यू पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो 2021 के हाई आज के सेशन में पार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और यहाँ से रैली अभी शुरू हुई है और यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अगर पोजीशन टारगेट की बात करें तो काउंटर 6600 से 6800 की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट टारगेट की बात करें तो 6500 के टारगेट को ध्यान में रख के यहाँ पे बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो 6200-6250 की रेंज में करनी चाहिए, जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल होंगे। 6105, 6100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, और गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं 6500 इमीडिएट बेसिस पे, और 6800 पोजिशन बेसिस पे यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं। ओके, चलिए अब एक कंपनी से बात करते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर फोकस में है। कंपनी ने बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस और मैसूर में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए एक करार किया है। इसके अलावा कंपनी का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 45% दौड़ा है। कंपनी के साथ साथ पूरे रियल एस्टेट पर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के CFO अतुल गोयल। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने करार किया है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, कितनी बड़ी मार्केट है इस समय बेंगलुरु और मैसूर में लग्जरी मार्केट, और कितने मार्जिन है इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून। देखिए, बॉम्बे और बैंगलोर में लग्जरी का डेफिनेशन अलग होता है, तो मैं वो पहले क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे लग्जरी जो है 2 करोड़ से ऊपर होती है। 2 to 2.5 के अराउंड लग्जरी जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन होती है। तो अगर आप आज देखें, बीच में मिड इनकम हाउसिंग जो था 65-70% का उसका मार्केट शेयर था, लेकिन अब जो है वो आपका 1 सेकेंड सर, अब आपका जो है लग्जरी का अच्छा डिमांड है। और मैसूर में जहां तक बात है, देखिए अब जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, और जब से अब हम मैसूरू 1-2 घंटे के अंदर बैंगलोर से जो है आप पहुंच जाते हो, तो वो एक बहुत अच्छा मार्केट है। छोटा शहर है स्टिल अभी भी, तो वो एक आउटर के हिसाब से बहुत अच्छी जगह। और ये जो लैंड है वो बिल्कुल मैसूर के गोल्फ कोर्स के बगल में है, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक्चुअली सही बोल रहे हैं आप। गुड़गांव चले जाएंगे तो वहाँ तो खैर लग्जरी की सेगमेंट की डेफिनेशन अलग ही चेंज हो गई है। कार्मेलिया वगैरह में 75 करोड़ के अपार्टमेंट हो गए हैं, तो खैर हर सिटी में मेरे ख्याल से वो डेफिनेशन अलग है। तो मार्केट आपके हिसाब से इस समय कितना स्ट्रांग है और कितनी आपको विजिबिलिटी है, और ये जो अक्रॉस द बोर्ड जंप आया है इस लग्जरी डिमांड में, इसका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेंगलोर में लग्जरी का बहुत ज्यादा डिमांड आया, बट एक तो एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है पहले से, प्लस जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है वो 3x बढ़ गई है। बट
अगर आप बैंगलोर देखें तो बैंगलोर प्राइमरी जो है वो आईटी, आईटीएस और जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनका मार्केट है, जिसमें कि काफी यंगस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मिड इनकम में जाते हैं। लेकिन लग्जरी में जनरली अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बिजनेसमैन और एनआरआईज का शेयर बहुत ज्यादा है। और मेरे को लगता है ये मार्केट अभी स्टे करेगा 2 साल। ये दूसरा साल है मार्केट का। अगर आप देखें इन्वेंट्री ओवर है बैंगलोर, चेन्नई जहां पे हम है प्रेजेंट, और हैदराबाद को छोड़ दें तो बैंगलोर और चेन्नई में तो इन्वेंट्री हो रहा है लेस देन 10 मंथ्स की है। तो अगर आज आप देखें एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्चेस से बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो डेवलपर्स है वो भी जो है वो कॉट अनअवेयर थे, बिकॉज उन्होंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी इतनी अच्छी डिमांड आ जाएगी। तो धीरे धीरे लोग जो हैं वो अपने अप्रूवल्स लेके प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हम तो बड़े होपफुल हैं कि आगे जाके रियल एस्टेट का मार्केट जो स्टे करना चाहिए। इकोनॉमी अच्छी कर रही है और अब गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगी, जो कि इंडिकेशन है। तो मेरे को लगता है ये मार्केट अभी अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, पता है गोयल सर, नॉर्थ इंडिया का तो अपडेट पता चलता रहता है, साउथ इंडिया का नहीं, इसलिए अच्छा हुआ आप आए, क्योंकि जो दिल्ली साइड से अपडेट आते हैं वो तो कि हाथों हाथ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्री सेल्स में सारा बिक गया, एवरेज रियलाइजेशन किस तरह से बढ़ रहे हैं। साउथ इंडिया जैसे आप बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जिस मार्केट्स में प्राइमरीली ऑपरेट करते हो, किस तरह का मूड है भाई? रेजिडेंशियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आमतौर पे हम कहते हैं साउथ इंडिया में ड्राइव करता है वो आईटी कंपनी से लिंक डिमांड, और स्टार्टअप्स की डिमांड ऑफ लेट बेंगलुरु में बहुत बढ़ रही थी। ये सब पॉकेट्स हैं जो एक्चुअली पिछले कुछ समय से पस्त पड़ी हुई थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं दरअसल कितनी रोबस्ट वाकई साउथ इंडिया में डिमांड एनवायरनमेंट है। देखिए डिमांड बहुत अच्छी है। अगर आप बैंगलोर या चेन्नई ऐसे अगर आप उनका ट्रेजेक्ट्री देखें तो ज्यादा प्राइस इंक्रीज होती नहीं है यहाँ पे। लेकिन आज की तारीख में बैंगलोर और चेन्नई में प्राइस का जो कैप है, आप देखेंगे बेस प्राइस चेंज हो गया। जो हम प्रोजेक्ट हमारे अक्रॉस द रोड हम 4000 में लॉन्च करते थे, आज हम वो 6000 पे तो लॉन्च करते हैं, उस पर 9% जो है ईयर ऑन ईयर प्राइस इंक्रीज भी हमें मिल रही है। तो दिस शोज की बहुत अच्छी डिमांड है हर जगह। अगर आपके पास राइट प्रोजेक्ट है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़िया है। और यही चीज मैसूर में देख रहे हैं। चेन्नई तो मार्केट पहले कहते थे बहुत छोटा, लेकिन चेन्नई जो है बहुत अच्छा एक्सपेंड कर रहा है। हमने तो अभी 12 मिलियन के आसपास हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है। और ऐसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग कंपनीज, बीएफएसआई सब अच्छा कर रही हैं, और सब लीजिंग में भी देखें उनका शेयर जो है बढ़ रहा है। तो दिस विल इम्पैक्ट जो है पक्का जो है वो रेजिडेंशियल में आएगा। और अगर लेटेस्ट आप एनारॉक की रिपोर्ट देखें तो 65% जो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट है वो जेनेक्स और सारे मिलेनियल्स की है। तो काफी लोग जो है इसमें आज की तारीख में प्रिफर करते हैं। और लास्ट चीज है कि रेंटल जो है वो साउथ मार्केट्स में बहुत बढ़ गया है। अगर आप बैंगलोर में देखें पिछले 1 साल के अंदर 25% इंक्रीज रेंटल की हुई है। हालांकि रेंटल यील्ड वही अभी 3% के आसपास है, लेकिन आप देखें अगर रेट 25% बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि इट्स बेटर कि हम बाई कर लें, इससे बेटर कि हम रेंट देते रहें। अच्छा, एक बात आपने कही, इन्वेंट्री ओवरहैंग लेस देन 10 मंथ्स, तो फिर ऑनगोइंग और अपकमिंग रेजिडेंशियल पाइपलाइन है कैसी इस समय ब्रिगेड की? ब्रिगेड की बहुत अच्छी है। देखिए हमारा 3 मिलियन का ओवरऑल इन्वेंट्री, उसमें से लेस देन 1 मिलियन के फिनिश्ड है। अब हम 11 मिलियन के आसपास जो है हम लॉन्च करेंगे अगले 4 क्वार्टर्स में। इस साल में हमें 7-7.5 मिलियन का हम लॉन्च करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट का जो प्री सेल्स टारगेट है उसको हम क्रॉस करें। अच्छा, ये अपडेट आया, आपने जेडीए साइन किया एक कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु। एक अपडेट आया मैसूरू में आपने जेडीए करा एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या एसेट लाइट मॉडल ही अब ब्रिगेड फॉलो करने वाला है, या आप लोग कुछ लैंड वैंड भी एक्वायर कर रहे हो सर? नहीं, देखिए ऐसा है, ये डिपेंड करता है। साउथ जो ट्रेडिशनली जेडीए पे ही चलता था, लेकिन हमने अभी जो अगर आप देखें 600 करोड़ का हमने अहमदाबाद में जो है, अरे सॉरी हैदराबाद में हमने लैंड ली है। अभी हमने 200-250 करोड़ में चेन्नई में लैंड ली। तो ऐसी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको डील करना चाहते हो। बट डेफिनेटली जेडीए जो है वो बहुत अच्छा एसेट लाइट मॉडल है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जनरली 50% लैंड लें और 50% जो है
जेडीए या 40-60 का हम रेशियो रखें, ताकि आप एसेट लाइट रहे और आपका फंड जो है ज्यादा अटके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये अनुज। हो गई बात ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। जलवे हैं रियल एस्टेट के वैसे इस समय। हम लोग बेंगलुरु क्यों नहीं शिफ्ट होते? वैसे बेंगलुरु बहुत अच्छा मेट्रो है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना पर्सनली, एक मेट्रो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो बेंगलुरु है और उसका रीज़न है। एक तो वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। वहाँ लेक्स काफ़ी बनाई हुई, मैन मेड लेक्स काफ़ी बनाई हुई हैं। एक दिक्कत है बस वहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो मुंबई जैसा ही है, उससे ख़राब भी है कई जगह। लेक्स, नेचुरल ब्यूटी और कम ट्रैफिक, वो ऑप्शन है अपने पास। कहाँ पे? भोपाल। शिल्पा जी, यार 2-2.5 करोड़ में लग्जरी में रह लेंगे, बेंगलुरु चला जाए क्या? और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे व्यू बन क्या रहा है? I will not be able to comment on Brigade, FNO में नहीं है। रियल एस्टेट पे भाई शरद जी क्या व्यू बन रहा है? आज सुबह रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट इस तरह की थी कि कुछ नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक कंपनीज पे तो बढ़िया अपग्रेड्स आए थे, मुंबई बेस कुछ डाउनग्रेड्स देख रहा था मैं। वैसे आप लोग का ओवरऑल SMIFS का रियल एस्टेट पे व्यू क्या है? हमने बहुत अच्छी तेजी आती हुई देखी है और जैसे होटल्स की इस बार सेक्युलर रन है, वैसे रियल एस्टेट भी सेक्युलर और टिका हुआ है वो रन। क्या लग रहा है, तेजी जारी रहेगी? हम उस साइकिल के कौन से कर्व पे आके खड़े हो गए, उस कर्व के, या तो फिर किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और आपका प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? देखिए, लॉन्ग टर्म साइकिल तो मेरा मानना है कि काफी बढ़िया है और तेजी रहनी चाहिए। बट जिस टाइप का रनअप हमने देख लिया है, अगर आप ज्यादातर स्टॉक्स को देखें तो जो वैल्यूएशन पे वो हैं, अगले साल 2 साल के नंबर्स तो वो डिस्काउंट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है आने वाले समय में भी लगातार हमें अपग्रेड्स ही देखने मिलने चाहिए, जिस टाइप की डिमांड है ऑन द ग्राउंड। और ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाला साइकिल इंडस्ट्री है, जहाँ एक लॉन्ग जेस्टेशन के बाद इंप्रूवमेंट आती है, तो उसके बाद वो इंप्रूवमेंट भी काफी सस्टेन टाइम तक रहती है। और मुझे लगता है जैसी उम्मीद है पर कैपिटा इनकम वगैरह में ग्रोथ के इंडिया में, और जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं, शॉर्ट टर्म में आपको कोई स्लो डाउन देखने मिलेगा इसकी तो मुझे उम्मीद कम है। हो सकता है स्टॉक्स में थोड़ा सा रनअप हद से ज्यादा आ गया हो, तो मुझे लगता है अभी भी अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड बेट लेनी हो तो मैक्रोटेक एक बढ़िया बेट है। साउथ बेस्ड में श्रीराम प्रॉपर्टीज एक बढ़िया बेट हो सकती है, जहां आपको इतना ज्यादा वैल्यूएशन शायद एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिख सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी खराब है, जैसे प्रेस्टीज की आप लोग बात कर रहे थे, अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और हमेशा से रहा है साउथ बेस्ड, उसमें अब ग्रेजुअली वो वहां से बाहर भी निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रेस्टीज, शोभा, ये लोग हमेशा से साउथ बेस्ड ज्यादा रहे, बट ये लोग ग्रेजुअली अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा आपको साइडवेज मूवमेंट रहे, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि लगभग 3 साल, 2-2.5 साल तो एटलीस्ट डिस्काउंट कर रही है। तो इमीडिएटली हो सकता है आपको बहुत बड़ी मूव नहीं मिले, बट कंपैरेटिवली मैक्रोटेक या श्रीराम प्रॉपर्टीज जैसी स्टोरीज में अच्छी अप मूव यहाँ से मिल सकती है। ओके चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक और गेस्ट को जोड़ लेते हैं। अब राजेश पालवे भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या रहेगा आपका स्टॉक पे किस समय का? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो LTI माइंट्री है। ये स्टॉक पे देखे तो एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते भी देखा था और फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5880 5900 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5760 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल का। इंडियन होटल में भी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑन ए वर्ज ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देने के लिए अब ये यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ये देते हुए दिखेगा। तो इंडियन होटल पे भी बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 456 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 438 के आसपास। दो बढ़िया सी पिक्स, LTI माइंट्री। इंटरेस्टिंगली दोनों राजेश पैनल में जो है दोनों को पसंद आ रही है। सतपुते साहब ने भी दिया था, पालवे साहब ने भी दिया, और पालवे साहब ने एक और स्टॉक मेंशन कर दिया है, इंडियन होटल्स। ये भी इस समय उनकी परफेक्ट पिक्स की कड़ी में शुमार होता हुआ। UPL लाइए स्क्रीन पे, बीटन डाउन। आज सुबह बातचीत, अब 2.5% से ज्यादा का मूव UPL, और बढ़िया शुरुआत में तेजी, उसके बाद दिन भर एक ही रेंज पे फंसा हुआ था और अब फिर से चलने की तैयारी में या चलना शुरू हो गया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे
मानस, क्या किया जाए? खरीदारी करनी है क्योंकि देखिए हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट जब क्लियरली बन रहे हैं, स्टॉक बिल्कुल तैयार है 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। 600 के ऊपर 630 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आई थिंक बेटर स्ट्रेटेजी है कि 600 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 15 रुपए में ट्रेड हो रहा है, 10 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और इस ऑप्शन में आपको 28 से 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यह है यूपीएल। चाहे तो 600 का कॉल खरीदारी करने का ही मन बनाए। 100 भी खरीदने का कॉल आया था और हमने बढ़िया गेंस ऑलरेडी हाथ लॉक कर रखे हैं, और अभी 600 के कॉल की तरफ चाहे तो आप मूव कर सकते हैं। रखेंगे स्टॉक को रडार पे। चलिए, अच्छा, और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज में सरकारी बैंक्स तो खैर बहुत देर से चर्चा हो रही थी। ये पीएनबी एक बार दिखाइएगा। सुबह भी ये सब हमने सुबह बातचीत कर रखी है, सरकारी बैंक पे बातचीत हुई थी। पीएनबी में एक एडिट ट्रिगर है यहाँ पर आशीष, क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था जो नोवामा का एक नोट आता है ना कि अगर कोई स्टॉक एमएससीआई में अगर ऐड होना हो तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं, तो उसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट में 4 स्टॉक्स हैं उनमें। जिंदल स्टेनलेस, पंजाब नेशनल बैंक, बीएचईएल और ओबेरो रियल्टी। और अगर उसमें पंजाब नेशनल बैंक ऐड हो जाता है तो 136 मिलियन शेयर्स की बाइंग, $142 मिलियन का इनफ्लो, जो कि अराउंड 3 टाइम्स एवरेज डेली वॉल्यूम्स है। सबसे ऊपर वैसे उसमें जिंदल स्टेनलेस है जिसमें 10 टाइम्स वॉल्यूम्स जनरेट हो सकते हैं। बीएचईएल में 1.5 टाइम्स, और एक और स्टॉक है ध्यान में रखने लायक, ओबेरो रियल्टी, वहाँ पर 6.3 टाइम्स। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रहने वाले हैं। उसके बाद फिर वो स्टॉक्स आते हैं जिनमें मैं काम करूँगा, मैं इनको एक आराम से कवर करते हैं थोड़ी देर में लिस्ट बनाकर उसके हिसाब से। तो लेकिन इसकी वजह से भी पंजाब नेशनल बैंक शायद थोड़ा सा आज फोकस में है। ठीक है, ग्राफिकली सपोर्ट भी आ जाए तो और मजा आएगा। इस पे डिटेल में उतरेंगे आगे, लेकिन पीएनबी को सपोर्ट करता हुआ सतपुते साहब, चार्ट्स। पीएनबी का चार्ट वैसे देखें तो बेहतरीन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन के बाद मूव शुरू हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है 85 का, जिसका टारगेट अगर आप देखें पोजिशनली तो मुझे लगता है कि पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए 100 को दस्तक दे पोजिशनली। तो यहाँ पे देखिए बाय साइड की पोजीशन बनी रहेगी। 85 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखते हुए हम इसे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 84 का। 84 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे, टारगेट 100 प्लस। ओके, 84 के स्टॉप लॉस के साथ 100 प्लस के टारगेट के लिए बने रहे। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर। मझगांव डॉक आज भी करीब 3% ऊपर, और कंपनी को ओएनजीसी से 1145 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए। ये ऑर्डर मिला है कंपनी को, इससे कितना फ़ायदा होगा, करंट ऑर्डर बुक क्या है, कब तक ये ऑर्डर पूरा होगा, ये सब बताने के लिए मझगांव डॉक के डायरेक्टर कमांडर जसबीर सिंह जुड़ गए हमारे साथ। कमांडर साहब, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ऑर्डर जो आपको मिला है, अब तो आपके पास लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपके पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है अब इस समय इन लेवल के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की? देखा जाए तो एमडीएल में हमारे पास एक टाइम पे कंकरेंटली 10 वॉरशिप और 11 सबमरीन बनाने की काबिलियत है। उसके अलावा और दूसरे ऑर्डर भी हम पे काम कर सकते हैं। तो इस समय पे हमारा टोटल ऑर्डर बुक करीबन 37,500 करोड़ है, और 1150 करोड़ ओएनजीसी का जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सिर्फ शुरुआत है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो टोटल 11 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है इंडियन मार्केट, उसमें से कुछ शेयर पे हम लोग काम करें, और इस तरीके से कुछ सालों में 5,000 करोड़ और उसके बाद उसके आगे भी हम देखें। ओके, तो आपने बोला 37,500 करोड़ का ऑर्डर बुक, इसमें से कितना आप एग्जीक्यूट करेंगे अगले 1 से 2 साल में, और क्या मार्जिन रहते हैं इन ऑर्डर्स पर? देखिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट कंपनी है, हमारा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 7.5% प्रॉफिट निश्चित किया जाता है। और हमारे पास जो शिप्स हैं, अभी 8 शिप जो थी उसमें से 3 हम डिलीवर कर चुके हैं, 5 शिप और हमारे पास बाकी हैं। उन 5 शिप को हमने अगले 4 से 5 साल में डिलीवर करना है। उसके अलावा एक सबमरीन है जो कि 6 सबमरीन का ऑर्डर था, 5 हम डिलीवर कर चुके हैं। 6ठी सबमरीन अभी हम अगले साल में डिलीवर करने की प्लान है। वो जो P-75 कलवारी सबमरीन डिलीवर करनी थी आपको FY 24-25 में,
हाँ जी, वो जो 6 सबमरीन थी उनमें Yes. से 5 हम डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा, एक सबमरीन अगले साल है। जसबीर सर, गुड आफ्टरनून। ये आपने कहा Good afternoon जी। 7.5% प्रॉफिट फिक्स कर रखा है। ये मिनिमम 7.5% प्रॉफिट मजगांव डॉक को आएगा या एक्चुअली सिर्फ फिक्स 7.5% आएगा? ये हमारा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में प्रॉफिट जो है वो डीएपी के हिसाब से वो जो निश्चित किया जाता है वही हम फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमारे पास वो प्रॉफिट होता है। उसके अलावा जो हम कॉम्पिटिटिव बेसिस पे हम करते हैं उसमें मार्जिन्स हम अपने हिसाब से फिर कर सकते हैं। ये पर जो जिस ऑर्डर क्योंकि पे आप आए हो, ये काफी निश मार्केट और निश प्रोडक्ट्स हैं, वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल प्रोडक्ट्स लाइक सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं। इनमें ये सिर्फ नॉमिनेशन पे, क्योंकि इस समय एज यू आर अवेयर हम सिर्फ इकलौती कंपनी है जो कि डिस्ट्रॉयर और सबमरीन बनाते हैं। हम इकलौती कंपनी है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं और हम 1980 से कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं। अभी हमने पिछले 2017 से लेकर 2022 तक 5 सबमरीन डिलीवर कर चुके हैं। 3 और सबमरीन के लिए हमने गवर्नमेंट को बिड आज ही के दिन हम दे रहे हैं। आज ही के दिन आप बिड सबमिट कर रहे हो 3 और सबमरीन्स के लिए। ये नॉमिनेशन बेसिस पे नहीं होगा? ये भी नॉमिनेशन बेसिस पे, दिस इज अ फॉलो ऑन प्रोडक्ट रिपीट ऑर्डर पे। अगले रिपीट ऑर्डर पे अगले तीन और एडिशनल स्कॉर्पियन है। इसकी स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा अंतर होगा क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल बी देयर, बट अदरवाइज दे आर ऑन रिपीट ऑर्डर। कुल खर्च इन 3 सबमरीन्स पे कितना, जिसके लिए आज आप बिड सबमिट करने की बात कर रहे हो? हाँ जी, कितना बड़ा होगा ये साइज इन 3 सबमरीन्स का ऑर्डर का? सी हमारा इस समय पे हम वैल्यू जब तक ऑर्डर नहीं होता हम बता नहीं पाएंगे, पर इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि हमारा जो 2005 में हमको ऑर्डर दिया था जो हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका 27,000 करोड़ की वो टोटल वैल्यू है और वो 6 सबमरीन की। सो एस्केलेशन लगा के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय 3 सबमरीन का क्या ऑर्डर होगा। ओके, इसके बारे में पता कब तक चलेगा और क्या आपके अलावा और कितने बिडर्स नॉर्मली होंगे इसमें? मेरे ख्याल से ज्यादा कैपेबिलिटी वाली कंपनियां कम ही होंगी ना इस हिसाब से। हाँ जी, एक हम लोग ही हैं, मैं अभी भी बता चुका, जैसे कि हम ही इकलौती कंपनी है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं। ओके, तो ये मतलब आपको ही मिलेगा फिर, एक मान के चलें इस चीज को? हाँ जी, मिलने की संभावना। ये जो नॉमिनेशन में होता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें तो फिक्स्ड आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ये ओएनजीसी का तो बिडिंग के साथ आपने शायद जीता था, बिडिंग वॉर के थ्रू 1145 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर आया था टर्न की बेसिस पे। किस तरह के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करो, उस पे एंजॉय करोगे? मार्जिन्स हम लोग अपने, बिकॉज वी आर अ पब्लिक सेक्टर, हम काफी कंजर्वेटिव मार्जिन्स रखते हैं। हम लोग ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं, साथ ही साथ आगे की और सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, फिर आगे देखेंगे कि मार्जिन्स किस हिसाब से और हम बढ़ा सकें। हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे मैंने कहा पूरी वर्ल्ड में 120 बिलियन डॉलर की मार्केट है, तो ना ही हम इंडियन मार्केट में दोबारा घुसेंगे जो कि हम 2000 से पहले ये काम करते थे, हम दोबारा अभी 2023 में शुरू कर रहे हैं। सो अभी आगे देखते हैं। इसमें 5,000 करोड़ का हम अपने लिए टारगेट बना रहे हैं अगले 2-3 साल के लिए। अच्छा सर, अब एक्सपोर्ट्स पर क्या फोकस है, क्योंकि वहां पर आई एम अज्यूमिंग कि मार्जिन थोड़े ज़्यादा होते होंगे। एक्सपोर्ट किस तरीके से लग रहे हैं आपके, और कौन सी मेन कंट्रीज हैं जहां से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं इंडिया के अलावा? देखिए, अभी एक्सपोर्ट तरह अलग अलग मार्केट अलग अलग जगह से है। जो कंट्री सबमरीन ऑलरेडी हैं जिनके पास, वो हमारी तरफ मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल मेंटेनेंस की तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग हमारे से कोलैबोरेशन में सबमरीन बिल्ड भी करवाना चाहते हैं, वो साउथ ईस्ट कंट्रीज हो गई। अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हमारी तरफ देख रही हैं लाइफ साइकिल मेंटेनेंस के लिए। साउथ अफ्रीका हमारी तरफ देख रहा है सबमरीन रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। और पूरी सबमरीन को, अगर छोटी सबमरीन है, वो अपने आप हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि हम कोई भी मार्केट में बेच सकें, क्योंकि उसकी वैल्यूज लोग अफोर्ड कर पाएंगे और वो हमसे फिर खरीद पाएंगे। इसके अलावा ऑफशोर हम एक्सपोर्ट मार्केट में ढूंढना चाहते हैं। शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स हम लोग अभी कुछ फाइनलाइज करेंगे अगले 3 महीने में,
तो शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स जो हैं, छोटे शिप्स, मीडियम साइज शिप्स, हम लोग उनके ऑर्डर्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच जसवीर सर, आज आप जुड़े हमारे साथ और हमसे आपने चर्चा की इसके लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये इस समय मज़गांव डॉक और क्या स्टॉक रहा है ये, मेरे ख्याल से PSUs में रैली की शुरुआत इसी ने की थी। सबसे पहले पिछले साल से रैली शुरू हुई थी, मेरे ख्याल 6 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ चुका है। शरद जी, आपकी कवरेज में है क्या मज़गांव डॉक? तो हमारा ये मानना है कि अभी भी जो ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं वो काफी नासेंट स्टेज पे है। अगर ये ऑर्डर बुक के बेसिस पे भी हम ये देखें, आगे वाले नंबर्स जो एस्टिमेट कर रहे हैं, वहां पे लगभग 20 टाइम पे शायद 20 टाइम के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जैसा ऑफसेट क्लॉज किक इन वगैरह की वजह से होना चाहिए, हमें लगता है आसानी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑर्डर बुक्स वगैरह यहाँ से एक आधे ऑर्डर और मिलने पे डबल जैसी हो सकती है। तो काफी ग्रोथ की गुंजाइश है, और मुझे लगता है अगर वैसी कोई भी ग्रोथ आती है, जैसे कोचिन वगैरह में भी अनाउंसमेंट आ रही है, मुझे लगता है मज़गांव में भी उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि मरीन और एशिया ये आपका सीबोर्न जो डिफेंस है, उसमें इम्प्रूवमेंट की काफी बड़ी कोशिश भारतीय सरकार चला रही है, तो उसका फायदा इन सबको मिलना चाहिए। और जैसा भी मैनेजमेंट भी बोल रही थी कि उनके पास एक यूनिक पोजिशनिंग है, मोर और लेस मोनोपोली काइंड ऑफ स्टेटस है, तो कैपेबिलिटीज के टर्म्स में, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। और ये बड़े ऑर्डर्स होते हैं, थोड़ा लंपीनेस रह सकती है नंबर्स में, बट मुझे लगता है ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2-3 सालों में आपको मझगांव में भी यहाँ से लगभग ऑर्डर बुक डबल हो जाए। और जो अभी हम अर्निंग्स लेके चल रहे हैं 100 रुपए के आसपास, उसमें 50 से 100% तक का इजाफा आने वाले समय में हो जाए, तो फिर वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल ही है। 20 टाइम्स फॉरवर्ड मेरे को नहीं लगता बहुत एक्सपेंसिव है, जिस टाइप की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप की ऑर्डर बुक करेक्शन होती है तो इफेक्टिवली आपको 10-15 टाइम फॉरवर्ड पे मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, अगर 100 रुपीज़ की अर्निंग्स आ गई तो भी 21 टाइम पर है इस मार्केट में, जहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनियों को मार्केट इतना वैल्यूएशन दे रहा है, तो प्रॉफिट मेकिंग में क्यों नहीं 21 टाइम्स पर। अच्छा आशीष, 21,000 वापस आया निफ्टी पर। और अब देखिए एक चीज़ है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ निफ्टी में, अगर आप एक लेवल पर रिजेक्शन नहीं देख रहे हैं, मतलब 21,000 पर अगर रिजेक्शन आना होता तो अब तक आ जाना चाहिए था। मार्केट बार बार जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, फिर 21,000 पे जा रहा है, मतलब 21,000 के ऊपर लाइफ के लिए तैयार है ये। जैसा मैं बोला कि बीच बीच में हो सकता है थोड़ी कंसोलिडेशन करेक्शन आए, लेकिन वो तैयारी हो चुकी है 22,000 की यहाँ पर, और वो मेरे ख्याल से प्री बजट रैली में एक बार आपको 22,000 की तरफ मार्केट जाएगा। जिस तरीके से लार्ज कैप चल रहे हैं, बीच बीच में 1-2 दिन के कंसोलिडेशन होंगे, वो चलता रहेगा अपनी जगह, लेकिन मूव आ रहा है 22,000 की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका, पहले तो सीक्वेंस बता देते हैं आपको और उसके बाद शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, आपसे सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे सबसे पहले। आज राजेश पालवे FNO सुपरस्टार देंगे, और राजेश सतपुते चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी हमारे साथ तैयार हैं। तो ये चारों ट्रेड्स शुरुआत करते हैं। फिर शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे है जो सपोर्ट के पास है, और यहाँ से अपसाइड अभी 3300 के ऊपर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो 3200 का कॉल ऑप्शन एस्कॉर्ट्स का, जो रफली 92 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 70 का मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 116, देन 134 एंड देन 148। बढ़िया। एस्कॉर्ट्स 3200 का कॉल खरीदना है, यह है आज का सस्ता ऑप्शन आइडिया। रिविजिट कर दूंगा सारे ट्रेड्स। FNO सुपरस्टार का स्टिंग प्ले आउट करिए और पालविया साहब को दिखाइए। पालविया साहब, क्या डिसाइड किया FNO सुपरस्टार पे? तो आशीष जी, क्लियरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो अभी पावर स्पेस है, उसमें से ही टाटा पावर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने वीकली टाइम फ्रेम पे, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का क्लियर ब्रेकआउट है लास्ट वीक में। हमें लगता है टाटा पावर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 345 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 331 रुपए के आसपास। पालविया साहब का है टाटा पावर ऑल टाइम हाई पे स्टॉक, अभी भी बढ़िया लग रहा है, आज भी बढ़िया मूव्स डिलीवर करता हुआ। चार्ट का चमत्कार का स्टिंग दिखाइए और रखिए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सतपुते साहब, कहां चमत्कार होगा? आशीष जी देखिए, नजर है मेरी मदरसन सुमी पे।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहतरीन है, यहाँ पे आज फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है। एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में जंप है 10%। तो दोनों चीजें मिल रही है, तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ रहा है और F&O का सपोर्ट भी आ रहा है। तो मदरसन सुमी इसका टारगेट होगा 103 का, 97.50 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बाय करें, स्टॉप लॉस रखे आप 95.50 का, ₹2 का स्टॉप लॉस होगा और 103 का टारगेट होगा। ओके, मदरसन सुमी, और ये एक्चुअली मेरे रेडार पर भी आया था स्पॉटलाइट के लिए आशीष, क्योंकि इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस दिया, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से डेली चार्ट पर, और एक शानदार मूव दिखाया। इसका जो प्रीवियस हाई था वो करीब करीब 141 142 था, और 103 का टारगेट सतपुते जी का है, जो आई थिंक 6 जुलाई का भी हाई था। अगर वो क्रॉस हुआ तो फिर ब्लू स्काई टेरिटरी। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। चलिए शरद जी के पास चलते हैं, एक मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपके पिक। हाँ जी, हमारी पिक होगी BEML। हमें लगता है जिस तरीके से कंपनी प्लेस है, लगभग 50% रेवेन्यू इनका माइनिंग और माइनिंग इक्विपमेंट से आता है, और इसके अलावा बाकी का जो 50% है वो रेलवे और डिफेंस से आता है, जहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और आर्मर्ड ट्रक्स वगैरह ये सब बनाने का कंपनी काम ऑलरेडी कर रही है। और हमें लगता है यहाँ से भी, जैसा हम तो भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि डिफेंस में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा BEML को मिलना चाहिए। इसके अलावा रेलवेज में जो काम कंपनी कर रही है, मेट्रो रेल कोचेस में, ड्राइवरलेस मेट्रो में, रेलवे कोचेस में, वो सब में भी हमें लगता है जिस तरीके की गवर्नमेंट की एक्सपेंशन नीति है उसका फायदा मिलना चाहिए। और तो अगले 2-3 साल काफी इंटरेस्टिंग रहने चाहिए। इवन माइनिंग वाला बिजनेस भी ठीक ठाक ग्रो करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में कंपनी की अर्निंग्स लगभग 200 सवा 200 के आसपास आएगी, और 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। 12-13 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, लगातार इस ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 85-90 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, और 85-90 रुपए की अर्निंग पे हमें लगता है 35 से 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 3,3200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से BEML। बढ़िया भाई साहब, तमाम फैक्ट्स हाईलाइट कर दिए, वैल्यूएशंस का कंफर्ट बता दिया। BEML है SMIFS की प्रेफर्ड पिक। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी लेकर आई थी, एस्कॉर्ट्स का 3200 का कॉल 89 पे था जब स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने पहली बार दिखाया, 91 पे आया है। हमारे स्टॉप लॉसेस 70 के हैं, और 116, 134 और इवेंचुअली 148 तक के टारगेट्स के लिए हम यहां पे डटे खड़े हुए हैं। F&O सुपरस्टार पालविया साहब की तरफ से था। ऑल टाइम हाई इस पे जो स्टॉक है टाटा पावर 333 के लेवल्स पे मेंशन था, 335 336 पे चल रहा है, 331 का स्टॉप लगाना है, 345 तक की कर रहा है तैयारी। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब के सौजन्य से, मदरसन सुमी या फिर संवर्धन मदरसन जो नाम बदल गया। बढ़िया पोजिशनिंग स्टॉक की, 9650 पे था, 97 पे टिक दिखा रहा है इस समय के, 103 के लक्ष्य है, 9550 का स्टॉप लॉस है। और लास्ट में अभी शरद अवस्थी साहब ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा क्यों उनको उनकी टीम को BEML इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। ये आज का मिड कैप फंडा है, खरीदारी करने के यहाँ पे बढ़िया मौके। मानस जरा डायरेक्टर साहब तीनों OMCs खड़ी करिए, उसमें खास तौर पे HPCL दिखाइएगा। आज सुबह से मानस मूड बिगड़ा हुआ है भाई, वैसे बहुत दिया है कमा के, एक तरफा मूव। डायरेक्टर साहब इसका 3 महीने का चार्ट खींचिएगा, और वो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले से जो चलना शुरू हुआ मानस, गजब का मोमेंटम बना है स्टॉक ने, और अब थोड़ा सा मीनिंगफुल नॉक झेल रहा है। ज्यादा घबराने का नहीं, डटे कर रहे हैं, मुनाफा बांध ले अगर हम लकी थे और हमने टाइम पे पकड़ा था स्टॉक को। देखिए, अगर आपका जो नजरिया है वो छोटी अवधि का है तो अब आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट था 370 रुपए पे, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, तो शायद जो रैली हमने देखी उसमें उसका एक करेक्शन देखने को मिले, और उस केस में आपको 330-320 तक के बाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेशक हैं और आने वाले 3 से 4 महीने के लिए आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर ब्रेकआउट है, और उस ब्रेकआउट के टारगेट 450 से लेकर 475 की रेंज में आते हैं। तो इन्वेस्टर के तौर पे तो गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आप केवल 1 से 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। डिसाइड करिए आपने क्यों इनमें पोजीशन बनाई थी, उस लिहाज से व्यूज मानस के आपके लिए।
छोटी अवधि का था, निकलने का मौका। फ्रेश एंट्री करनी है तो गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन बहुत अच्छे मूव्स, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मूव्स दो रीज़न से। एक तो जब वो राज्यों के इलेक्शन आने वाले थे तो एक डर था थोड़ा सा पॉपुलिज्म का डोज इस पे भी इम्पैक्ट कर जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा क्लियर वर्डिक्ट आया तो ये लगा कि रिफॉर्म्स के पथ पे हम चलते रहेंगे। अब लेकिन बहुत अच्छे मूव्स बना लिए हैं। अब आप कैसे देख रहे हो इस स्पेस को? पता है आशीष क्या होता है ना, कई बार हम बहुत अच्छे मूव्स की डेफिनेशन ना सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से ले लेते हैं। इसके हम लिए छोटा सोचते हैं। हम छोटा सोचते हैं। फैक्ट है ये, बिल्कुल 250 रुपये से 370 तक का मूव आया, लेकिन उससे पहले ये स्टॉक गिरा कहाँ से था आपको बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली 340 से गिरा था। और ये 340 तो मैं बता रहा हूँ इसका ऑल टाइम हाई भी नहीं है। वो आपको याद है कितना था? 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये से ये गिरा था। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तो ना मुझे समझ में नहीं आता कि प्राइस कट क्यों होगा। कोई लॉजिक बता दे मुझे प्राइस कट का। ये हो सकता है कि राजस्थान में वैट कट होगा, क्योंकि राजस्थान में अब तक कांग्रेस की सरकार थी, अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, तो एक प्रॉमिस था। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब कंपनियों के पास 10-10, 12-12 रुपए के मार्जिन थे तब कट नहीं हुए प्राइसेस, अब तो मार्जिन वापस वाइप आउट हो चुके हैं। क्रूड तो पिछले एक हफ्ते में ही गिरा है ना। अगर स्टेबल रहेगा, गिरा हुआ स्टेबल रहेगा, तब किस अब सोचेंगे। मेरे ख्याल से ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और इसमें मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, 2-3 महीने का मेरे को लग रहा है क्लीन रन अवेलेबल है राजस्थान में। एक शायद हो सकता है प्राइस कट आए, प्राइस कट आना भी होगा ना। अभी गवर्नमेंट उस प्राइस कट को कहाँ पे लेके आएगी? मार्च में या अप्रैल में, जब जनरल इलेक्शन अनाउंस हो चुके होंगे, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला होगा उससे पहले। क्योंकि लगने के बाद तो आप नहीं कर सकते प्राइस कट। वैसे तो खैर टेक्निकली तो पता नहीं, मुझे हो सकता है कि भाई सर कंपनियां का खुद का बोर्ड है, अपने आप डिसीजन ले रही हैं। मुझे लगता नहीं मार्च से पहले कोई बड़ा कट आएगा। हो सकता है राजस्थान वगैरह में कट आ जाए। एक बड़ी रैली के बाद लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका चाहिए था, वो मिल गया है। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इस तरीके के डेज पर ही आपको थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेनी पड़ेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, क्योंकि एक और बस्ट बाकी है अभी। और ये एक बहुत बड़ी डिसबिलीफ की रैली थी। ये कंपनी अभी भी इतनी सस्ती हैं, मतलब आप इनका वैल्यूएशन देखिए, कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से बाकी PSUs भागे हैं। कितना भागा है HPCL? ये देखिए, चलिए एक महीने में भाग गया मान लीजिए 20%। एक साल का चार्ट उठा के देख लेते हैं इसका HPCL का, कि भाई एक साल में ऐसा कितना भाग गया HPCL। और HPCL हम इसलिए रहे हैं सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 43%। क्या है 43? इतना तो स्मॉल कैप इंडेक्स भागा है। 43% तो स्मॉल कैप इंडेक्स भागा। तो उसके हिसाब से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मजगांव डॉक से, या कंपेयर कर लीजिए आप इसको बाकी PSUs जो भागे हैं उसके हिसाब से, कुछ भी नहीं भागा उसके हिसाब से। तो एक बार CPSE इंडेक्स देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12 महीने का CPSE इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये तेज़ी जो है ना, ये इकलौती इसमें तो हुई नहीं है। ये निफ्टी CPSE इंडेक्स है, आज भी 1% ऊपर है, और इसका ये 12 महीने का चार्ट इंडेक्स PSU बास्केट 60% ऊपर है 12 महीने में। तो इसके लिए मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नॉइज़ है, एंड नॉइज़ जल्दी डाई डाउन करेगा। बढ़िया। और CNBC आवाज़ के दर्शकों ने अच्छा पैसा बनाया है। ये वैसे पैनल में शरद अवस्थी साहब ने भी बहुत मदद करी थी एक समय, जब बहुत बीटन डाउन थे। अवस्थी साहब भी सुबह की प्रोग्रामिंग में वो जो हम लोग पिक्स मांगते थे, तो अवस्थी साहब ने कई बार IOC वगैरह रिकमेंड करे थे। अवस्थी साहब अभी भी रख रखा है पोर्टफोलियो में, निकाल दिए? नहीं, अब तो हम लोग बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने, बट हाँ, जैसा अनुज अभी बोल रहे थे, लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत बीटन डाउन है। ज्यादातर स्टॉक्स आपको 8-9 टाइम पे मिल रहे हैं, तो बहुत पेसिमिस्टिक भी रहा तो मुझे लगता है हो सकता है 10-11 टाइम तक तो एक बार ऑसिलेट कर जाए नंबर्स। तो यहाँ से भी आपको हो सकता है 10 से 15% और अपसाइड आसानी से इन स्टॉक्स में मिल जाए। ओके भाई साहब, बढ़िया। ये है सरकारी कंपनीज का मूड माहौल। घबराने का नहीं है। ये डिप शायद फिर से खरीदारी करने के और मौके दें, और एक और मोमेंटम आगे भी इन OMCs में शायद देखने को मिले। अरे एक फोटो दिखाइए, ये दिखाइए जरा पीछे स्क्रीन। दो ऋतिक स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? दूसरा क्या है? अच्छा वही था क्या? अच्छा, ऋतिक की फाइटर फिल्म का ट्रेलर इस वक्त धमाल मचा गया है। देखा क्या आप लोगों ने? मानस, आपने देखा क्या ऋतिक का वो फाइटर फिल्म का ट्रेलर? नहीं आशीष जी, अभी देखा नहीं। अपडेटेड नहीं हो आप? ये चार्ट वार्ट की बाहर की दुनिया भी तो टटोलो थोड़ी सी आप। वैसे ऋतिक जब डांस करते हैं तो दुनिया देखती है। इधर बाजार के ऋतिक भी जब डांस करते हैं तब भी जमाना देखता है। वो अलग बात है कि बाजार के ऋतिक पिछले कुछ टाइम से डांस करने के मूड में नहीं है। ऐसे में निवेशकों
आपको यही पूछ रहे हैं, ऋतिक शेयर कब रोशन होंगे। हमारे साथ सुमित जुड़ गए। असल में प्रोड्यूसर सेट ही हो गए थे, सुबह चर्चा में आया था ऋतिक स्टॉक्स, तो सुमित से रिक्वेस्ट करी थी। ये बात सही है, बार बार ऋतिक चर्चा में आया, और हमने जब चर्चा करी थी एक बहुत पहले शो में, ऋतिक स्टॉक्स अब चलने चाहिए, उसके बाद कई सारे ऋतिक स्टॉक एक्चुअली मूव करना थोड़े से शुरू चले, करे। हाँ, लेकिन अभी भी उतना बड़ा मूव नहीं आया। हाँ, नहीं ऑफ आइस तो अभी भी है, लेकिन तब से वो हरकत में HDFC, ITC सबके सब थोड़े बहुत हिले। वही थोड़ा सा डांस करके दिखाइए। बेइज्जती करने बुलाया। 6 फ्लैप्स और 6 एब्स का। अच्छा, अब ऋतिक स्टॉक सबको पता है, ये टर्म जो है बहुत ही कॉमन टर्म है। तो इसमें ऋतिक होता है HDFC बैंक, R होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, I से आप इन्फोसिस को जोड़ सकते हैं, T से TCS हो गया, H से HUL हो गया, I से ITC हो गया और K से कोटक हो गया। ये सभी वो दिग्गज हैं जो अपने पिछले 2 या 3 साल के लोज के आसपास ही आपको कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे, बहुत अंतर आया नहीं है। तो पहले इनकी अंडर परफॉर्मेंस कैसी रही है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां निफ्टी इस साल अब तक, यानी फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो इस साल अब तक करीब 15% चला है। उसके सामने HDFC बैंक सिर्फ 1.5%, रिलायंस 6.5%, इन्फोसिस -1.5%, TCS +11%। इसके अलावा अगली प्लेट जब आएगी तो उसके अंदर भी आप बाकी जो इनके नाम हैं उसमें HUL -2%, ITC ये आउट परफॉर्मर करके गया है, और कोटक करीब 1.5%। तो बारिंग ITC सब में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अब ITC को उस दूसरी लिस्ट में लेकर आइए जहां पर हायर लेवल से करेक्शन देखी जा चुकी है अलग अलग स्टॉक में, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। HDFC बैंक पोस्ट मर्जर 6% नीचे, रिलायंस 7% नीचे, इन्फोसिस 23% नीचे, TCS 10% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। इसके अलावा HUL करीब 13% नीचे, ITC 10% नीचे और कोटक करीब 18% नीचे। तो ये लार्ज कैप बेस्ट इन देयर बिजनेस अभी भी अपने हाई से करीब एवरेज 15-20% नीचे कामकाज कर रहे हैं। एक वैल्यूएशन समरी और आएगी आपके सामने, जहां पर निफ्टी का जो मौजूदा पी है वो करीब 23 से 24 के मल्टीपल पर है, जो एवरेज 5 साल का है वो 27 के मल्टीपल के आसपास है। HDFC बैंक 18.5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, एवरेज इनका हिस्टोरिकल है 22-22.5 के आसपास। यहां मर्जर है तो थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। रिलायंस 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, हिस्टोरिकली एवरेज है 30 के मल्टीपल का, तो उससे नीचे भी ट्रेड करता आपको दिखाई पड़ेगा। इन्फोसिस 25 का एवरेज है, 26 का एवरेज मोटा मोटा मान लीजिए, 24-25 के रेंज में अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो भी तब जबकि इनकी अर्निंग पिछले 2 से 3 साल से लगातार श्रिंक है। लाइकवाइज TCS 29 के मल्टीपल पर है और 29 का एवरेज मल्टीपल है, लेकिन यहां पर भी अर्निंग श्रिंक हुई है। HUL केस में 64 का एवरेज मल्टीपल है पिछले 5 साल का, 57 के मल्टीपल पे अभी कामकाज कर रहा है। ITC थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया है हाल की तेजी में, लेकिन इसकी एक वजह और भी है कि इनकी अर्निंग उतनी नहीं एक्सपैंड करी, इतना स्टॉक प्राइस चला है, लेकिन फिर भी थोड़ी परफॉर्मेंस यहां पर आती हुई दिखाई पड़ी है बाकी कंपैरिजन में। आशीष से मैंने इसमें ITC का ICICI रखने की बात की थी, इन्होंने लेकिन ITC जिद में रखवा लिया। कोटक महिंद्रा बैंक 30 का एवरेज मल्टीपल है, लेकिन अभी 21 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो अगर आप ऋतिक में चाहें तो ITC जगह ICICI रख लीजिए, लेकिन ये लार्ज कैप बिग बॉयज जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो इनकी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, और अगर ये परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बाजार एक नए हाइस पर फिर से खड़ा होगा। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्चुअल ओरिजिनल ऋतिक में दूसरा HDFC लिमिटेड था, अब HDFC लिमिटेड रहा नहीं, तो लीवर हो गया। इन्होंने लेकिन दूसरा आई मेरे ख्याल से इन्फोसिस है। हाँ, वो ICICI बैंक है। इन्फोसिस बोल रहा था ICICI रखने के लिए यहाँ नहीं, अगली बार ICICI रखेंगे, क्योंकि ITC तो काफी चल चुका है, तो बात अंडर परफॉर्मेंस की। बट लेकिन सुमित शुक्रिया इस रिसर्च के लिए। और ये चलिए, स्टॉक अगर चलेंगे तो बड़ा मूव आएगा, लेकिन एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं। इन सारे स्टॉक्स से रिलेटेड बात होगी, लेकिन अभी बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जिस समझ गए होंगे कि ये जो मार्केट के 5-6 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं ये नहीं चले हैं, क्या इनके चलने का टाइम आ गया आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, अगर आप इनके फंडामेंटल्स देखेंगे तो काफी सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल्स तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं निफ्टी का, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का जो CAGR ग्रोथ है वो 17% है। ये जो 17% का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर आप 2008 से करीब 2020 के पीरियड में देखते हैं तो एक तरफ से CAGR ग्रोथ था 5 से 7% के एवरेज ग्रोथ रहा करता था। तो उस हिसाब से जो ये हायर ग्रोथ है ये डेफिनेटली एक तरफ से वैल्यूएशन में अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि
अगर आप ब्रॉडर एंड को देखते हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप, वहाँ पे वैल्यूएशंस तो और महंगे हो चुके हैं। तो वहाँ पे एक तरफ से जो हायर अर्निंग्स ग्रोथ है वो डिस्काउंटेड है, लेकिन लार्ज कैप में अभी भी पूरी तरफ से हुआ नहीं है। तो हमारा व्यू ये है कि लार्ज कैप में डाउनसाइड रिस्क मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कम है, और एक अच्छा सा अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से विद इन इक्विटीज में एक सेफ सेगमेंट बोला जा सकता है। लार्ज कैप्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप वगैरह में फिर आप लोग मतलब जो फ्रेश पैसा आ रहा है ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं कि लार्ज कैप्स में सर्च एनालाइज कर रहे हो इस समय, ऐसा हो रहा है क्या? जहां कंफर्ट है वहीं डालूंगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत मैंडेट में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा टिल्ट लार्ज कैप की ओर है। जरूर वहाँ पे हमें रिलेटिव सेफ्टी एज वेल एज अपसाइड भी दिख रहा है। तगड़े इन्फ्लोज हैं मेरे ख्याल से। लास्ट अपडेट जो नवंबर का आया है, SIPs रिकॉर्ड 17,000 करोड़ रुपए पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इश्यूज आ रहे हैं तो कुछ वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स, ये फ्लोज को डायरेक्ट करना इजी पड़ रहा है आप जैसे CIOs को, फंड मैनेजर्स को, या थोड़ी दिक्कत आ रही है इस समय? देखिए, ये जो 17,000 करोड़ की जो SIP आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ SIP का नंबर है। अगर आप नेट इनफ्लोस देखते हैं, वो अभी 5 से 7,000 के जो रन रेट है उस पर प्रति महीना चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा रकम नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अगर आप 1 साल या 1.5 साल पुराना बात करते हैं तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ का महीने का एक रन रेट था। तो वहां से अभी सिक नंबर तो बढ़कर 17,000 पहुंच गया है, लेकिन अगर आप नेट फ्लोस देखते हैं तो वो अभी भी नरम बोल सकते हैं एक तरफ से। रिलेटिवली वो 5 से 7,000 करोड़ है। तो ये पैसा इन्वेस्ट करने में इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होगा जो आज के दिन में जो भी इन्फ्लोज आ गए हैं कल सुबह जाके सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो एक ग्रेजुअल जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए ये पैसा हमारे हिसाब से तो कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। ओके, हर्षा जी एक बात बताइए, अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन शेयरों ने बड़ा पैसा बनाया पिछले 1-1.5 महीने में। यहाँ से क्या अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है? और ये थोड़ी बहुत जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद प्राइस कट आ जाए, ये क्या एक मौका देंगी बाय करने के लिए? देखिए, वैल्यूएशंस तो इस सेक्टर में काफी सस्ता ही रहे हैं, अभी भी हैं। और ये जो प्राइस को लेके जो कंसर्न्स थे वो स्टेट इलेक्शन से पहले ज्यादा थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखते हैं तो वो करीब करीब $100 की ओर बढ़ रहा था। तो उस हिसाब से लग रहा था कि प्री इलेक्शन पीरियड में शायद हो सकता है कि प्राइस बढ़ने नहीं देंगे और वहाँ पे कंट्रोल्स आएंगे या थोड़ा बहुत गिरावट भी देखा जा सकता है प्री इलेक्शन पीरियड में। तो अगर वो हो जाता तो शायद इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता और शायद ये वैल्यूएशंस इंप्रूवमेंट का जो सिनेरियो हमने देखा है वो शायद नहीं होता। लेकिन आज के दिन में सिचुएशन काफी अलग है। अगर आप क्रूड प्राइसेस देखते हैं तो करीब करीब 75 के भाव पे आ गए हैं, और यहाँ पे अगर प्राइस कट भी होता है तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा कुशन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वो प्राइस कट्स को लेने का और फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार रखने का। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंसर्न अभी है। जो था वो प्री इलेक्शन पीरियड में था, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, और उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी स्टॉक शायद 20 से 40% 1 महीने 1.5 महीने में बढ़ चुके हैं। तो हमारे हिसाब से अभी भी वैल्यूएशन इस सेक्टर में ठीक ठाक ही है और पैसा बन सकता है। हो रही थी कुछ देर पहले, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो खैर जो बड़ा पैसा आ रहा है वो तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉकेट्स में जाना है। जब आप लार्ज कैप्स में कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो पिछले हफ्ते थोड़ा सा बाजार की नीडल मूव करी थी बैंक्स के फेवर में, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, और जब वो इलेक्शन के वर्डिक्ट आए तो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट ने ही दरअसल मोमेंटम को तूल दिया। काफी हद तक कैचअप प्ले कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स। क्या इस समय वैल्यूएशंस, एटलीस्ट वैल्यूएशंस के फ्रंट पे सबसे ज्यादा कंफर्ट CIOs को, आप लोगों को वहीं बैंकिंग स्पेस से आ रहा है या कहीं और ज्यादा दिख रहा है प्रोमिनेंट पॉकेट्स में? बिल्कुल, अगर आप बड़े सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, स्पेशली बैंक्स, विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, NBFCs तो फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिए हैं पिछले 1 साल में, लेकिन बैंक्स में कुछ ज्यादातर परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया है। आप भी इस शो से पहले आप बात कर रहे थे कैसे कुछ बड़े बड़े बैंक्स के अंडर परफॉर्मेंस है वगैरह।
तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो वैल्यूएशन कंफर्ट की अगर आप बात करें तो विद इन लार्ज कैप्स अगर सेक्टोरल वैल्यूएशंस को देखते हैं तो बैंकिंग सेगमेंट्स में एक डेफिनेटली एक कंफर्ट है, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, जहाँ पे ग्रोथ रेट का कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। सभी जो क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं हम वो काफ़ी स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी ये जो नया क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल चालू हुआ है तो ये तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, तो उस हिसाब से कोई बड़ा एसेट क्वालिटी का दिक्कत तो इस टाइम पीरियड पे नहीं आना चाहिए। और ये अगर आप शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है। अगर ओनरशिप देखते हैं, शायद बैंकिंग का जो ओनरशिप है वो भी इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में काफ़ी कम हुआ है पिछले एक साल के अवधि में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आ सकता है। ओके अच्छा, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बनाया फिर बड़ी करेक्शन आई लेकिन ऑफ लेट फिर से पैसा बनाना शुरू किया है वो है केमिकल्स। यहाँ पर मुझे पता है आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी केमिकल स्टॉक्स हैं, आपका क्या व्यू है अब इस सेगमेंट को लेकर? अनुज देखिए, यहाँ पे एक जो लंबा बुल मार्केट चल रहा है केमिकल सेक्टर में, उसका एक तरफ से करेक्शन बोला जा सकता है। वो हुआ है पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में, जहाँ पे डी स्टॉकिंग हुआ और डी स्टॉकिंग चलते हुए प्राइसेस थोड़े गिरे और मार्जिन्स पे एक तरफ से असर पड़ा। लेकिन अगर आप कोई भी केमिकल कंपनी, स्पेशलिटी कंपनीज जो जितने भी भारतवर्ष में हैं उनके देखेंगे, उनके जो कैपेक्स गाइडेंस है और कैसे उनका मैनेजमेंट कमेंट्री है, किसी ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को चेंज नहीं किया है। सबने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को कंटिन्यू रखा है। और ये जो प्लान्स आप देख रहे हैं, ये अगर पिछले 3 साल का ब्लॉक देखेंगे और अगले 3 साल का ब्लॉक देखेंगे, जरूर अगले जो 3 साल के ब्लॉक्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। यानी कि उनको मीडियम और लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जो शायद 1 साल पहले दिखाई दे रहा था। लेकिन जरूर ये हुआ है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जो डीस्टॉकिंग के चलते हुए प्राइस का जो गिरावट आया, उसके चक्कर जो एक्सपेक्टेशंस था मार्केट का, एक काइंड ऑफ सेक्युलर ग्रोथ रेट इस सेगमेंट से वो नहीं आया है। उस हिसाब से स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप लास्ट महीने या 2 महीने से देखते हैं तो एक तरफ से डीस्टॉकिंग के बाद एक तरफ का प्राइस स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। तो हमें लगता है कि यहाँ से स्टेबलाइज होके फिर एक तरफ से ये जो शॉर्ट टर्म डाउन साइकिल दिखाई दिया है प्राइसिंग में, वो भी शायद इंप्रूव होना चाहिए। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स में, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स, कमोडिटी केमिकल्स पे हो सकता है कि ये थोड़ा डीस्टॉकिंग और थोड़ा लंबा चले, प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा और लंबा चले, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स में जरूर एक निवेश करना चाहिए। अच्छा हर्षा सर, आप स्टॉक स्पेसिफिक तो बात करोगे नहीं, ये हमारा ऋतिक स्टॉक्स में पैसे लगाने का अप्रोच ठीक है क्या? देखिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक्स को अगर आप देखते हैं तो वैल्यूएशन से एक तरफ से काफी कुछ डिस्काउंट कर चुका है। और अगर आप पूरे मार्केट में ऑप्शंस देखते हैं, या तो आप लार्ज कैप टिल्टेड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे या मिड एंड स्मॉल कैप में जाएंगे, तो इस समय पे शायद रिलेटिव जो वैल्यूएशन कंफर्ट बोला जा सकता है वो सिर्फ लार्ज कैप्स में दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जरूर एक व्यू बना के यहाँ पे अगले 2-3 साल का व्यू लेके लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, मार्केट में अब इस समय रिस्क क्या है हर्षा जी? क्योंकि इलेक्शंस में भी ऑलमोस्ट सर्टेनिटी आ गई, फेड की तरफ से भी अब एक तरीके से जो एक तलवार अटक रही थी वो जा चुकी है, आरबीआई भी अब थोड़ा सा एक क्लियर कट व्यू ले रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब पॉजिटिव ही देख रहे हैं और नेगेटिव कहीं साइड पर है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, बिल्कुल एक तरफ से कॉन्सेंसस ओपिनियन हो गया है मार्केट में कि कोई भी नेगेटिव नहीं है, वही एक सबसे बड़ा रिस्क लगता है जो कॉम्प्लेसेंसी बोल सकते हैं। दूसरा है कि वैल्यूएशन रिस्क लार्ज कैप में नहीं है, लेकिन जरूर मिड एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशन रिस्क दिखाई दे रहा है। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट उतना अगर स्ट्रांग नहीं आता है तो वहां पे करेक्शन होने का एक पॉसिबिलिटी है मीडियम टर्म में। और दूसरा है कि जो भी नेगेटिव्स थे मार्केट के, बहुत सारे नेगेटिव्स शायद अभी नेगेटिव्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जरूर मानसून का जो इम्पैक्ट है वो जरूर रहेगा। डेफिशिएंट मानसून था, करीब 6% लॉन्ग टर्म एवरेज से कम था इस बार का बारिश।
तो उस हिसाब से जो रूरल कंजम्पशन है वो थोड़ा बहुत नरम ही रहेगा। तो इलेक्शन टाइम में ज़रूर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वहाँ पे फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, वो सब है। लेकिन फिर भी कंजम्पशन ट्रेंड्स जो हैं वो वीक रह सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को मॉनिटर करना चाहिए। और दूसरी बात है जो इन्फ्लेशन, आज के दिन में क्रूड ऑयल या बाकी कमोडिटीज़ को देखते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल कोई भी वजह से फिर से 90 $100 के प्रतिशत $100 प्रति बैरल के हिसाब से मूव होता है, तो फिर एक बार इन्फ्लेशन कंसर्न्स या बैलेंस शीट कंसर्न्स फिर आ सकते हैं। ओके, चलिए हर्षा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। हमारे पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। शिल्पा जी बताइए क्या कैरी करेंगे, BTST या STBT? जी बिल्कुल, BTST मुझे IDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऑन डिक्लाइन स्टिल 85 मैं बाय करने के लिए रेकमेंड करूँगी। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 90 से लेकर 95 आपको बहुत इजीली आते हुए मिलेगा। ये है BTST आइडिया। गिरावट में दरअसल IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से लेकर 85 तक की गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, खरीदिए। ये जा रहा है अच्छी छलांग लगाने के लिए 90 और उसके बाद 95 तक के लक्ष्य। नीलेश जी, क्या है आपका, BTST या STBT? बिल्कुल आशीष जी, BTST ट्रेड होगा PVR आइनॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सेशन में यहाँ पे एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1772 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 1800 का पहला टारगेट, 1820 का दूसरा टारगेट होगा। 1750 का स्टॉप लॉस रख के PVR आइनॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, PVR आइनॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये हो गई नीलेश जी की कॉल। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? यूपीएल को कैरी करेंगे अनुज जी। पैटर्न पॉजिटिव लगता है। 100 डे मूविंग एवरेज यूपीएल ने ब्रीच कर दिया। हाई टॉप 4% का ट्रेंड है, तो यूपीएल के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 604 के भाव चल रहे हैं। 598 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 618 के टारगेट इस फ्यूचर में सेट करके चलेंगे। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 610 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 9 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और 17 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। UPL भाई साहब, ये है आज का BTST आइडिया मानस की तरफ से। वो कॉल आइडिया भी आपकी स्क्रीन पे 610 का राइट किया जा सकता है। पालवे साहब, क्या है इस समय का प्रेफर्ड आइडिया, क्या ले जाना है? तो आशीष जी, बैंकिंग स्पेस पे हमें लगता है आरबीएल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। आज देखें तो जिस तरीके से मॉर्निंग सेशन में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम के बाद स्टॉक एक साइडवेज यहाँ पे कंसोलिडेशन एक नैरो प्राइस रेंज में ही करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक के स्ट्रक्चर बुलिश है। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आरबीएल बैंक में जो ब्रेकआउट हमने देखा है वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में। टुवर्ड्स 286 से लेकर 288 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 274 के आसपास। ओके, चलिए आरबीएल बैंक, तो दो बैंक्स हो गए, IDFC फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक। राजेश सतपुते जी, आपकी पिक? मेरे पास भी बैंक ही है। मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे कोटक बैंक। कोटक बैंक में कल एक अच्छा मूव मिला। जो मूव मिला था उसके बाद मुझे लगता है आज एक पॉज मिल रहा है, और ये पॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्राइस फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हमने देखा फ्राइडे के सत्र में वो था फ्लैग फॉर्मेशन। तो इट्स अ बाय इन कोटक बैंक। 1840 इंपॉर्टेंट लेवल था जो उसने सरपास किया। 1850 के आसपास का मुझे लगता है बंद मिलना चाहिए। तो 1840 के ऊपर बाय करेंगे। 1830 का स्टॉप लॉस होगा और सामने जो टारगेट सेट करेंगे वो रहेगा करीबन 1880 इनिशियली और बाद में 1900। तो ये दो टारगेट के लिए कोटक बैंक इज अ बाय। अरे BTST बैंक सबसे अच्छा तड़का उसका। कोटक आपकी स्क्रीन पे, IDFC फर्स्ट और RBL भी कैरी करने का एक्सपर्ट्स का मन। उसके अलावा UPL और PVR आइनॉक्स हैं आज के BTST आइडिया। सारे लेवल स्क्रीन पर आ गए हैं। खैर इधर उधर घूम फिर के निफ्टी फ्लैट ही है और बैंक्स ने खूब वॉलेटिलिटी दिखाई और फाइनली एकदम फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स की तर्ज पे खड़ा हुआ है, वहीं खड़ा हुआ है एग्जैक्टली। क्या लग रहा है ये वॉलेटिलिटी और
जहाँ शुरू हुई कहानी दिन की वहीं कहा खत्म हो रही है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 3-4 दिन मुझे मिल जाएंगे ना, मैं बहुत खुश हूँ। उसमें बस ये चीज़ होती रहे कि धीरे धीरे लो जो है आपका खिसकता रहे और ऊपर। 2860 था, अब आज का लो 2923 आ गया। ये अपने आप में आपको सिंपल बोल रहा है कि अब आप लॉन्ग कैरी करें, क्योंकि आज का लो कल फ्राइडे के लो से बेटर है, तो लॉन्ग लेकर जाएं। और जैसा मैंने कहा, आज का लो फ्राइडे के लो से ऊपर, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि अभी भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 2850 रहेगा, जो हमारा आज सुबह भी था। अगर आज का लो प्रोटेक्ट हो गया कल, तो फिर हम उस स्टॉप लॉस को फिर और ऊपर ले आएंगे, 2925 पर ले आएंगे। और यही अब आपको अगले 3-4 दिन करना है। और बस ये देखना है कि अब जिस दिन आप एक बस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ध्यान रखें। जब भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी से सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी पे रह जाए, उस समय फिर एग्रेसिव आप चाहें तो लॉन्ग्स बढ़ा सकते हैं, उसमें फिर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉप हो जाएगा। ये एक अप्रोच हो सकती है। और एक चीज़, बैंक निफ्टी पर फोकस करें। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी तेज़ी बाकी है और 1000-1500 पॉइंट की रैली बची है अभी। मतलब 50,000 तो है जा रहा है, वो अलग बात है, और 1000-1500 की रैली इस मूव में मुझे लग रहा है अभी बैंक निफ्टी में बची है यहाँ पर। ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये कंसोलिडेट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। फ्राइडे से आज के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि स्टॉप लॉसेस दिन के लोज ऊपर आते हुए वो अपने आप में दिखा रहा है कि मन तेजी का ही बनाए रखें। कैनफिन होम्स माना जरा देखिएगा, ये तगड़े शॉट्स का बिल्डअप है और ये आज की कहानी नहीं है। जरा एक महीने का चार्ट खोलिएगा और ये लगातार अब करेक्ट हो रहा है। ये देखिए कैनफिन होम्स ओपन इंटरेस्ट में तगड़ा उछाल है, एग्रेसिव शॉट्स ऐड होते हुए इस तरह के प्रेशर के बावजूद जो पहले आ चुका है। मानस कहां जा रहा है, ये क्या करना है? मानस अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। मैं आशीष ये कह रहा हूँ कि देखिए 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज एक दिन में ब्रीच हो चुके हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 20 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गए हैं। तो शायद ये 720 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करें। ओके, चलिए ये इस समय हो गई बात कैनफिन होम्स पर। वाकई में यहाँ पर काफ़ी शॉर्टिंग हुई है पिछले 2-3 दिन में, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर। आज भी सुबह रैली हुई थी, उसके बाद उसमें शॉर्टिंग आ गई। काफ़ी दिक्कतों में भी रहा ये स्टॉक का। पहले भी 1-2 बार वो जो फ्रॉड वगैरह के केसेस हुए थे, एलिजिड फ्रॉड वगैरह के, उसकी वजह से। अच्छा आशीष, आज मिड कैप इंडेक्स में बाहर है। वैसे मिड कैप इंडेक्स एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है और मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी भी अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। भले ही मेरा व्यू ये रहा हो कि लार्ज कैप्स अब यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर मिड कैप चलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि आप मिड कैप सारे बेच दें, अच्छे मिड कैप बना के रखें अपने, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप इंडेक्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया 44,750 का। बैन की बात कर लेते हैं। बैन में जो स्टॉक आज सुबह एंटर किया, बाहर आया था, वो वापस बैन में जा रहा है, इंडिया सीमेंट। और बैन से बाहर आने की तैयारी है जी एंटरटेनमेंट की। अगर वाकई में आ गया जी एंटरटेनमेंट बैन से बाहर तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज जिस तरीके की यहाँ पर ट्रेड्स हुई हैं उसके बाद, और जिस तरीके से लगातार ट्रेड्स हुई हैं उसके बाद, अगर बैन से बाहर आया तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये मामला। ओके, रखिए इसको रडार पे। अच्छा सतपुते साहब, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, इसमें किस तरह के लक्ष्य साधेंगे आप? गौरांग सर नहीं है, नहीं तो आज मैं घेर डालता उनको पूरी तरीके से। पता है कौन सा स्टॉक है ये? नहीं आशीष जी, गेस करो आप। मैं कर सकता हूँ। आपने कर दिया ना? क्या है? इरिडा ना? इरिडा। आज मैं गौरांग सर को मिस कर रहा हूँ। खैर सर्किट पे चल रहा है ये, पर चार्ट्स की हिस्ट्री भी नहीं है। तो फिर भी सतपुते साहब, अब क्या पूछूं मैं? कल सर्किट खोलेगा तब बात करेंगे इसके बारे में। होता है ऐसी मस्ती करनी थी मुझे, हो गया। यार डॉक्टर रेड्डीज ठीक है, सुबह जितना गैप डाउन था वो लार्जली उसके बाद ज़्यादा गया नहीं नीचे। ये देखिए सुबह जो आया था उसके बाद संभल गया है 5% के आसपास। अभी तो शिल्पा जी किस तरह की पोजीशनिंग क्या करोगे? आज सुबह दिक्कत वाली खबर थी, उस खबर पे ये रिएक्शन शार्प था। सॉरी सुमित जी, एक और बार बोलेंगे स्टॉक का नाम प्लीज? सॉरी सुमित जी है नहीं तो बोले कैसे? आशीष जी सॉरी। डॉक्टर रेड्डीज। यस जी, डॉक्टर रेड्डी
थोड़ा डाउनस्लाइड में है। यहाँ पे 5400 पे सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये वापस 5250 के लेवल्स तक जाएगा। आज वैसे भी थोड़ा फार्मा पैक भी थोड़ा मिक्स्ड बैग में है, अच्छे लेवल्स पे खुले फिर थोड़ा डाउनस्लाइड है, और अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स एक डे लो की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है फार्मा में थोड़ा एक नेगेटिव एक टेक्सचर है जहाँ पे अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके, अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ज़रा इस समय कहाँ पर और अच्छे मूव्स आ रहे हैं इंडेक्स में, जब मार्केट एकदम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइए। एशियन पेंट्स डे हाई पर इस समय 3237 पर। मानस, अगेन एक स्टॉक जो काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर अभी भी 52 वीक हाई में काफ़ी डिस्टेंस है, क्या करें यहाँ पर? खरीद करनी चाहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ 20 डे मूविंग एवरेज के थोड़े से ऊपर उसने सपोर्ट लिया और रिकवरी में हैमर डेली चार्ट पे हैमर पैटर्न बन रहा है, तो मेरे ख्याल से बॉटम बन गया है और अब आपको यहाँ से नया मूव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 3210 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अब नए टारगेट 3300 से लेकर 3325 की रेंज में हो सकते हैं एशियन पेंट्स पे। कमिंस आज सुबह किसी ने 10 की रफ्तार ट्रेड में कहीं मेंशन किया, या कहीं तो मेंशन हुआ है। अरे कमिंस तो मेरे ख्याल से अभी नीलेश ने दिया था शो की शुरुआत में। एशियन पेंट्स यार आपकी सीन्स पे कमिंस अच्छा मूव देके जा रहा है। खैर ये तो हम ट्रेड नीलेश के साथ राइड कर ही रहे हैं 2025 के टारगेट्स के लिए, तो इसे तो अच्छा मूव है और ऑलरेडी ट्रेड मेंशन्ड है प्रोग्राम में। सतवे साहब, आपने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है लग रहा है? हाँ आशीष जी, एक नजर मैं एक्चुअली आज मिड कैप को थोड़ा सा टटोल रहा था कि कहाँ पे मूव आ रहा है, कुछ नया कहाँ कुछ दिख रहा है। तो एक काउंटर है कॉफी डे। तो कॉफी डे अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया जिसका टारगेट बनता है करीबन 68 to 70। 52 पे ये इसका आज का क्लोज है, दो इट इज अप बाय 10%। बड़ा अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है, तो कॉफी डे पे नजर रखें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम वो रहेगा 48 का। ओके, अच्छा अब एक स्टॉक लेकर आइए, पॉलीकैब। और पॉलीकैब से मेरा थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्ट है। आशीष, आप गेस करिए क्या हो सकता है वो। मुझे एक तो याद आता है इंस्टाग्राम की रील जब आपने शुरू करनी थी तो पॉलीकैब शुरू पहली रील थी मेरी। पहली थी क्या? मेरी पहली रील पॉलीकैब की थी और जीत गया। बहुत सही गेस किया आपने। और उस समय इसका रेट था 3200 के करीब, हमने जब वो उस दिन रील करी थी। और 3200 नहीं, थोड़ा ज़्यादा 3500-3600 था मेरे ख्याल से। आज इसने एक माइलस्टोन क्रिएट किया, 2 माइलस्टोन हिट किए आज इसने। पहला माइलस्टोन $10 बिलियन का मार्केट कैप हिट किया, $10 बिलियन का। और दूसरा, अब ये देश की सबसे बड़ी वायर कंपनी बन गई है। इसने ओवरटेक कर लिया हैवेल्स को। हैवेल्स का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है पॉलीकैब ने। ये 12 महीने में 102% पॉलीकैब चला है। अब एक 12 महीने का एक आप लेकर आइए एक कंपैरेटिव चार्ट हैवेल्स का। इन दोनों चार्ट को कंपेयर करते हैं अब आप, पॉलीकैब और हैवेल्स, और दोनों में क्या हुआ है 12 महीने में। और जो भी चीज़ पॉलीकैब के लिए चली है वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रही है कि प्रोडक्ट बिक रहा है इनका बहुत ज़्यादा। हैवेल्स के साथ प्रॉब्लम रही है वो इंटीग्रेशन, जो लॉयड्स वाला ढंग से कर नहीं पाए। वायर बिजनेस इनका भी ठीक है, वायर बिजनेस में खराबी नहीं है, लेकिन पॉलीकैब सिर्फ वायर बिजनेस में है, हैवेल्स के पास बाकी बिजनेसेस भी हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बिजनेसेस हैं उनकी वजह से। तो ये जो दिक्कत आई, तो एक तरफ हैवेल्स आपका सिर्फ 15% चला। अच्छा देखिए, वैसे 12 महीने 15% का रिटर्न वैसे ख़राब नहीं होता है, मतलब किसी भी एफडी से ज़्यादा ही, लेकिन क्योंकि सामने उसके आपका पॉलीकैब है जो इतना ज़्यादा चला है, तो ये कुछ गलत हो गया। नहीं, ये गलत हो गया, वो पहले ठीक था, ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए, ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ये वाला ठीक है, हैवेल्स 12 महीने में 15% ऊपर है और पॉलीकैब 12 महीने में 102% ऊपर है। ये वाली चार्ट एकदम ठीक है। वो चार्ट में थोड़ी गड़बड़, इसको ठीक करा देंगे, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। लेकिन क्या शानदार मूव रहे हैं और लोगों ने बहुत पैसा बनाया पॉलीकैब में, विदाउट अ डाउट। नहीं, सॉलिड, आज भी अच्छा मोमेंटम। पालविया साहब, 5685 पॉलीकैब अपने ऑल टाइम हाईस पे समय कामकाज करता हुआ। तो आशीष जी, ब्लू स्काई टेरिटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। जिस तरीके से बाइंग मोमेंटम यहाँ पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी आते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर बने रहना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो 5800 की तरफ शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकता है। बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, छोटी मोटी गिरावट में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इसको ऐड करते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक।
करंट लेवल से अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 5620 के आसपास है और टारगेट हमें लगता है पोजिशनली 5800 की तरफ आते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए फिर अब आशीष वॉल पे चला जाए और Yes. देखें किस तरीके की क्लोजिंग रही। बिल्कुल ठीक। चलिए, ये है सोमवार के सेशन की समाप्ति। यूएस के फ्यूचर्स में देख रहा था एकदम फ्लैट तीनों फ्यूचर्स हैं। आज शाम के इंडिकेशंस हैं कि फिर से एक फ्लैट सेशन शायद यूएस में हो। और कल जब लौट के आएंगे तो कल ध्यान रखिएगा हमारे और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स और साथ में यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक कल शुरू होने जा रही है। खैर, मंडे के सेशन की समाप्ति की तरफ लार्जली फ्लैट शुरुआत हुई थी, घूम फिर के वॉलेटाइल सेशन था, ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी नहीं थी। हम फाइनली 20-25 पॉइंट के हल्के हरे निशान के साथ शेड नीचे 21,000 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बैंक्स आज वॉलेटिलिटी ये पॉकेट लेकर आई, सुबह पस पड़ी, उसके बाद अच्छी रिकवरी थी और फाइनली एकदम फ्लैट बैंक्स क्लोज होने के कगार पे, महज 14 पॉइंट का उछाल है। आईटी फिर भी एक शेड बेहतर है। आज सुबह जब एक्सपर्ट्स ने पिक दिए थे तो आईटी छाया हुआ था और आईटी ने इवेंचुअली दिन के दौरान भी अच्छे मूव्स डिलीवर करे। 1/3% आईटी में उछाल। टीसीएस के अपडेट्स आ रहे थे बायबैक के, बहुत बढ़िया वहां पे एक्सेप्टेंस रेशियो सामने आया, उस पर मैं आऊंगा डिटेल में। टीसीएस 0.5% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। खैर, पहले सेक्टोरल पॉकेट्स दिखाइए, मूड मॉल दिखाइए, उसके बाद फार्मा। आज डॉक्टर रेड्डी ने सारे समीकरण बिगाड़ रखे थे, फार्मा दबाव में होगा। ये 3/4% से ज्यादा की कमजोरी थी। क्विकली पॉकेट्स घुमाते चलिए डायरेक्टर साहब। और इस बीच मिड कैप्स 3/4% का उछाल, ब्रॉड मार्केट्स बेहतर कर रहे थे, मिड कैप्स में अच्छा ट्रैक्शन था। ऑटोज 2/3% मजबूत, एफएमसीजी हरे निशान में था, मेटल्स 1.25%, जेएसपीएल वगैरह तो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। खैर, मिड कैप्स 3/4% ऊपर, एक बार स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पे। उसके बाद ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में 1.5:1, 2 गिरे तो 3 स्टॉक ऐसे जो मजबूत थे, यानी कि 60% बाजार हरे में था। और ब्रॉडर मार्केट्स जब इंडेक्सेस बेंचमार्क निफ्टी बैंक फ्लैट, ब्रॉडर मार्केट्स रिजॉइस कर रहे थे। क्विकली एक बार हीट मैप दिखा देता हूं। सेशन की जो समाप्ति हुई है वो 20,995 के जोन्स पे। अल्ट्राटेक सीमेंट 3-3.25%, यूपीएल सुबह से मूड अच्छा, 3% उछाल। अदानी एंटरप्राइजेज लाल से हरे में तब्दील हुआ, 1.5% उछाल। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स मजबूती के साथ कामकाज, ये लार्जली वो स्टॉक्स जो हरकत में थे। टीसीएस अभी भी मेंशन कर रहा था 0.5% ऊपर, आईटीसी फिर 1% के उछाल के साथ कामकाज। आईटी अच्छा कर रहा था, कोई एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, टीसीएस सब मजबूती के साथ आज कामकाज करते हुए नजर आए। दबाव कहां पे था? किसी डॉक्टर रेड्डीज में, वो खबरों के चलते। एक्सिस बैंक आज सरप्राइजिंगली सुबह से उल्टी चाल चल रहा था, जब बैंक्स मजबूत थे तब भी ये कमजोर था। डॉक्टर रेड्डीज के साथ सिप्ला और बाकी कई सारे फार्मा स्टॉक जैसे कि दिवीज विवीज कमजोर के साथ बंद हुए। विप्रो वो लार्ज एग्जिट्स, बाकी आईटी अच्छा कर गया। विप्रो 2/3% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स, चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी हो, सबड्यूड से नजर आए। एमएनएम, आयशर मोटर्स, मारुति, एचयूएल, ये सब स्टॉक्स जो थे कमजोर आज की ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करते हुए। चलिए, 20,955 प्रोविजनल क्लोज है ये आपकी स्क्रीन पे। सीधा सौदा में आज सुबह जो 20 स्टॉक्स मैंने और नीरज ने हाईलाइट करे थे, देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पे है। शेवियट वो खबरों के बीच जूट के अपडेट्स 20% ऊपर, सीसीए का आउटकम। इरीडा भाई साहब ये फ्राइडे को भी चला, रिटेल में उतर रहा है, 20% का सर्किट यहां पर। जेएनके बैंक कुछ बस के बीच में 8-9% मजबूत था। डॉक्टर रेड्डीज आज वो खबर थी इनके बच्चोपल्ली फैसिलिटी को लेकर 5% दबाव। इधर क्या है, लुडलो, ये भी वो सीसीईए का आउटकम फ्राइडे का, 15% मजबूत। सुब्रॉस खबरों का अच्छा सिलसिला था स्टॉक के साथ, 10-11% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट फ्राइडे के मूव के बाद फिर 5.25% ऊपर। और बैंक ऑफ इंडिया गजब के क्यूआई पे रिस्पॉन्स और उसके बाद गजब की तेजी के बाद आज फिर 3.5% ऊपर। ओके, चलिए फिर अब कल की तैयारी करेंगे। कल ऑब्वियसली फिन निफ्टी की एक्सपायरी और बाकी तो और कुछ मुझे क्यों ध्यान आ नहीं रहा है कल के लिए। कल शाम को फेड की पॉलिसी की मीटिंग की भी शुरुआत होगी, तो अगले 2 दिन उस पर भी आप काफ़ी चर्चा सुनेंगे और वो सब लेकर हम कल सुबह हाजिर होंगे। आशीष, यस, इस नोट पर हमें दीजिए इजाजत। कल सुबह से फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन सीधी सी आवाज पे बने रहिए। ब्रेक के उस पार भी बढ़िया न्यूज कवरेज और खास तौर पे कमोडिटीज पे फोकस इस समय। नमस्कार।